प्लेयर्स प्लीज गेट इन द का नॉवल वर्जन ऑडियो सीरीज इन हिंदी। चैप्टर 141-155। अध्याय 141 पेपर हत्या। कात्सुओ, गोरे आदमी ने कहा, क्या आपकी स्थिति ठीक है? प्रक्षेपण में छोटे बालों वाली महिला बिल्कुल वैसी ही सम्मोहित खिलाड़ी है जिसे वांग चाओकिंग ने गगनचुंबी इमारत में देखा था। उसकी पुतलियों में अभी भी लाल रोशनी थी और उसने धीरे से सिर हिलाया। छोटे टॉर्पीडो छोड़े गए हैं और उनमें से 5 अभी अभी फटे हैं। तो सुपर क्रॉप हैशी में आ गया है। गोरे आदमी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। क्या आप स्थान का अनुमान लगा सकते हैं? 3 दिशाओं में, छोटे बालों वाली महिला ने कहा, संदिग्ध होने की बहुत अधिक संभावना है। हालांकि मैंने अभी अभी एरिया 004 से एक खिलाड़ी को पकड़ा है और उसने कहा कि उसने लॉरेंस ली को देखा था, 3 संदिग्धों की दिशा में नहीं। उसने फिर से लोकेशन बताई। जब गोरे आदमी ने लॉरेंस ली नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक अतिरंजित मुस्कान आ गई। उसकी आंखें लगभग संकुचित हो गईं। लॉरेंस ली पहले दिखाई दिया, वह कहाँ है? अच्छी बात है कि वह वहाँ है। कात्सुओ, तुम जहाँ हो वहीं रहो और खड़े रहो। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने संचार बंद कर दिया। पीछे मुड़े और टैटू गुदवाए हुए मोटे आदमी की ओर इशारा किया। टैटू वाले हटे कट्टे आदमी ने एक अजीब सी हंसी उड़ाई, अपने हाथ ताली बजाए और अगले ही सेकंड में एक बख्तरबंद वाहन अपनी गति से कहीं अधिक गति के साथ दीवार में घुस गया। कई दीवारों से गुजरने के बाद इसने विशाल मछलीघर में एक विशाल मार्ग खोला और फिर सड़क पर खड़ी कई स्पोर्ट्स कारें एक एक करके प्रवेश कर गईं, कई लोगों को दूर ले गईं और सीधे हैशी के दक्षिण पश्चिम में चली गईं। उसी समय हैशी के दक्षिण पश्चिम में एक बड़े खेल के मैदान में नी जुआन ने जल्दी से अपने कपड़ों से अपनी खून बहने वाली जान को तारांकन कर दिया। स्व उपचार औषधि की 2 बोतलें डाली और अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को धीरे धीरे खेल के मैदान में खींच लिया। बाहर चलो। वह खून से लथपथ था, उसके शरीर पर 20 से अधिक घाव थे। यह उसके और बाहरी क्षेत्र के 2 खिलाड़ियों के बीच एक तारांकन लड़ाई का परिणाम था। दुश्मन का सामना करते समय नी हुआन क्रोधित भी थी और पछतावा भी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले सभी विचार गलत थे। जब सुपर आइटम की घोषणा जारी की गई और उन्हें बीजिंग में स्थानांतरित कर दिया गया तो उनका पहला विचार खिलाड़ियों को उनकी आंखों को भ्रमित करने के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए संगठित करना था और फिर अराजकता का फायदा उठाकर उदाहरण में प्रवेश करना था। क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक सुपर क्रॉप्स नहीं है और क्षेत्र 014 में कोई सुपर खिलाड़ी नहीं है, वह क्षेत्र के बाहर के खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं लड़ सकता है और वह हत्या और चोरी का नाटक नहीं कर सकता है। इसलिए बचने का एकमात्र तरीका है एरिया 014 से है। बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों पर दोष मढ़ने के लिए ब्यूरो ऑफ स्पेशल अफेयर्स द्वारा बनाई गई योजना बिल्कुल भी बेकार है। यह उस बिंदु को प्राप्त करने का सबसे अच्छा परिणाम है जहां धारक एक हताश तारांकन लड़ाई के बाद प्रतिलिपि से भाग जाता है। कम से कम इसे अल्पावधि में स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्यान का एक हिस्सा देश को बफर टाइम खरीदना है। हालांकि उन्होंने जिन 17 समान विचारधारा वाले खिलाड़ियों से संपर्क किया उनमें से 15 की योजना को लागू करने के आधे घंटे के भीतर ही मृत्यु हो गई और शेष एक उनसे अलग होकर भाग गया। बिखरे हुए आकर्षितकर्ता की मारक क्षमता के मामले में वे बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह हैं जो कहीं से भी प्रकट हो जाती है और वे उनसे उनके सुपर क्रॉप्स के ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश भी नहीं करते हैं बल्कि उन्हें सीधे मार देते हैं। मुर्गियों और बत्तखों की तरह साथी भी एक एक करके मारे गए, जिससे उसे एक तथ्य भी समझ में आया। ताकत में पूर्ण अंतर को बुद्धि के किसी भी युद्ध से पूरा नहीं किया जा सकता है। पीछे से कदमों की आहट आ रही थी। ये जानबूझकर बाहर जा रहे दूसरे पक्ष के कदमों की आवाज थी। वह घूमा, अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को एक साथ रखा, उन्हें हल्के से रगड़ा और उसके शरीर पर काले चमड़े का आवरण धीरे धीरे बदल गया मैग्मा जैसा रंग। एक खिलाड़ी जंगल से बाहर आया और उसकी ओर गंभीरता से देखा। आप काफी सक्षम हैं और आपने वास्तव में मुझमें से 2 को मार डाला। नी जुआन ने ठंडे स्वर में कहा, ये जीवन और मृत्यु है, बकवास करने की चिंता क्यों करें? हाँ, दूसरा पक्ष मुस्कुराया। आपको अभी भी लगता है कि आपके पास लड़ने की ताकत है। आपके पास सबसे अच्छा सी लेवल क्रॉप है। यदि आपके टीम के साथी चाकू को रोकने में आपकी मदद नहीं करते तो आप अब जीवित नहीं होते। बोलते समय 5 या 6 आकृतियां फिर से जंगल से बाहर आईं और उसे घेर लिया, जिससे उसकी भागने की संभावित दिशा बंद हो गई। ये देखकर कि उन्होंने विपरीत दिशा के व्यक्ति के आदेश को सुना, नी जुआन ने आह भरी और कहा, विस्परिंग साउंड नाइट्स के एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी को आकर्षित करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन इसके बजाय विविध मछलियों का एक समूह आया। उद्धरण चिन्ह। और अब उसने इन कुछ विविध मछलियों को भी मूर्ख नहीं बनाया है। उसने युद्ध की अपनी सुरक्षात्मक मुद्रा हटा दी, अपनी पीठ सीधी की, चारों ओर कुछ लोगों की ओर देखा और कहा, जिन्हें आपने मारा वे सभी रैंक खिलाड़ी थे। उनके पास न तो सहारा था और न ही औषधि। आपने जो कीमत चुकाई वह छोटी नहीं थी, लेकिन अंततः आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। यह कोई भी लाभ पाने के प्रयास की बर्बादी है। ये शब्द सीधे कई खिलाड़ियों के दिलों में उतर गए और उनमें से एक ने कहा, भाई, ये लड़का इतना साहसी है कि वह हमें गंभीरता से नहीं लेता। जो खिलाड़ी नी जुबान से बात कर रहा था वह क्रोधित हो गया। तुम्हारा मुंह सख्त है, मैं पहले तुमसे निपटूंगा और हम स्वाभाविक रूप से कीमत वापस ले लेंगे। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने हाथ में लंबा चाकू लहराया और नी हुआन की ओर उड़ गया, लेकिन उसके पास दुश्मन से लड़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी और जब वह जाने के लिए टिकट का उपयोग करने वाला था, अचानक एक बड़ा पोस्टर आसमान से गिर गया, उसके लिए चाकू को अवरुद्ध करना। अरे, विशाल पोस्टर को 2 हिस्सों में काट दिया गया था, लेकिन पोस्टर के दोनों हिस्से चाकू से खिलाड़ी की ओर उड़ गए, क्रमशः उसके पैर और सिर को उलझा दिया और उसे पास के लैंप पोस्ट पर फेंक दिया। आसपास के कई खिलाड़ियों ने इसे देखा और सोचा कि यह नी जुबान का सहारा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चिल्लाए, उसे मार डालो। एक ही समय में 6 लोगों ने नी जुबान पर हमला किया, लेकिन इस समय अनगिनत पोस्टर अचानक सभी दिशाओं से उड़ गए, बर्फ के टुकड़ों की तरह उनके चारों ओर घूमते हुए उनके चेहरे पर चिपक गए या उनके हाथों और पैरों में उलझ गए, जबकि खिलाड़ी विचलित हो गए। वे दूर तक घसीटते चले जाते हैं। नी जुबान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे किसी और का कोई निशान नहीं मिला। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि उसकी मदद कौन कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से घटनास्थल से भाग गया, जबकि कई खिलाड़ी अभी भी वहां थे। हालांकि पोस्टर अस्थायी रूप से दृष्टि की रेखा को परेशान कर सकता है, आखिरकार यह सिर्फ कागज है। खिलाड़ियों को तुरंत एहसास हुआ कि पेपर में कोई घातकता नहीं है और उन्होंने नी जुबान का पीछा किया।
नी हुआन को पकड़ना आसान था, लेकिन जैसे ही वे आए, वे फटे हुए पोस्टर भी उड़ गए और लगातार उनके मुंह, कान के छेद और आंखों में घुस गए। एक खिलाड़ी इतना नाराज हो गया कि उसने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत है मुझे कागज से काटने की। एक पल में हवा में उड़ रहे कागज के सभी टुकड़े स्थिर हो गए, समय और स्थान के ठहराव की तरह हवा में लटक गए। कागज के केवल 3 टुकड़े जिन पर अच्छा, भगवान और अर्थ शब्द लिखे हुए थे, ऐसे वाक्य बनाने के लिए सामने की ओर उड़े। मैं इतना बेवकूफ हूँ। खिलाड़ियों के शाप देने से पहले कागज के सभी टुकड़े प्रकाश की एक परत से ढक गए और फिर ब्लेड की बारिश की तरह गिर गए। दूर से कागज के ये उड़ते हुए टुकड़े ड्रम वॉशिंग मशीन की तरह दिखते हैं, जो कई लोगों से घिरे होते हैं जो निर्बाध रूप से हमला करते हैं। वे कागज को हिलाते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी कागज के जितने अधिक टुकड़े काटेगा, उतने अधिक ब्लेड होंगे। नी जुआन ने अपने सामने के दृश्य को देखा और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। यह एक सुपर प्रॉप है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, वह चौंका, पीछे मुड़ा और देखा कि व्हीलचेयर में एक आदमी उससे 3 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। अध्याय 142 उन्नत खिलाड़ियों के बीच लड़ाई। कागज के अनगिनत टुकड़ों ने एक तीव्र भंवर का निर्माण किया है और बाहरी क्षेत्र के सभी 7 खिलाड़ी इसमें फंस गए हैं। कभी कभार उसमें से कुछ लोग निकलते भी हैं, लेकिन वे कागज के सफेद टुकड़ों से ढके होते हैं, मानो उन्हें चिपका दिया गया हो। हर तरफ बर्फ के टुकड़े। खिलाड़ियों को एक के बाद एक बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंदर लोगों की संख्या में कमी देखकर नीजुआन ने न केवल राहत की सांस ली, बल्कि और भी अधिक चिंतित हो गई। उसकी वर्तमान स्थिति में स्टेशन में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन अगर वह उसे बचाने के लिए एक सुपर प्रॉ का त्याग करता है, तो वह स्टेशन में प्रवेश करना पसंद करेगा। लेकिन अब फैसला उसे करना है। उसने व्हीलचेयर में बैठे उस व्यक्ति को देखा जो चुपचाप उसके पास आया और उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से हवा में इशारा किया। दूर एक बड़े पेड़ के पीछे एक पोस्टर उड़ रहा था, जिस पर एक तारे की छवि छपी हुई थी। ऐसे छटपटा रहा है मानो जीवित हो, मानो इस अनाम शक्ति से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पलक झपकते ही पोस्टर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, पोस्टर ने अचानक अपनी ताकत खो दी और सामान्य कागज नीचे गिर गया। उसी समय बाहरी क्षेत्र में कई खिलाड़ियों के आसपास की सारी कंफेदी जमीन पर गिर गई। बाकी 3 खिलाड़ी अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछते हुए पीछे हट गए और नेता ने कहा, मित्र अब चलें, क्षमा करें। व्हीलचेयर पर बैठे आदमी ने आर्मरेस्ट पर टिकी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को झटका दिया और जिन 3 लोगों के पास जाने का समय नहीं था, उन सभी की गर्दनें काट दी गई और धड़ से अलग कर दिया गया। 3 खिलाड़ियों को मारना उनके कपड़ों के कोनों से धूल झाड़ने से ज्यादा कठिन नहीं है। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति ने उधर आधी नजर भी नहीं डाली। उसने नी जुआन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, क्या तुम नहीं जा रही हो? नी जुआन को पता था कि वह इस तरह के व्यक्ति से कभी बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने बस पूछा, क्या आप भी यहाँ सुपर प्रॉप्स के लिए हैं? व्हीलचेयर पर बैठा आदमी थोड़ा निराश लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि यह एक और हत्या का उपकरण है। नी जुआन कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने सभी दिशाओं से आ रहे इंजनों की आवाज सुनी। जैसे ही वह मुड़ा, 4 कारें अलग अलग दिशाओं से निकली और उन सभी के सिर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से टकराए। वह अवचेतन रूप से अपने सिर को अपनी बाहों में लेकर लुढ़क गया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि 4 कारें व्हीलचेयर में बैठे व्यक्ति से आधा मीटर की दूरी पर रुक गईं और फिर वे उसी तरह वापस उछल गईं। व्हीलचेयर पर बैठा वह व्यक्ति सड़क के बीच में चला गया, व्हीलचेयर को चौराहे की ओर मोड़ दिया और वहां कई स्पोर्ट्स कारें चल रही थी। सामने वाली कार पर टैटू वाला एक बड़ा आदमी अपने हाथों को एक साथ लहरा रहा था और एक के बाद एक कारें कहीं से आ रही थी, वे उसके पास से गुजर गईं और एक के बाद एक उसके सामने हवा में टकरा गईं, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही हो। बैंग बैंग बैंग, पीछे वाली कार आगे वाली कार से टकरा गई और वे सभी एक साथ ढेर हो गए। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और वह आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि मजबूत टैटू वाले व्यक्ति ने फिर भी अपनी कार का इस्तेमाल उसके सामने 20 मीटर ऊंची दीवार खड़ी करने के लिए किया। कार ने कार को कुचल दिया। ये देखकर कि धातु की दीवार धीरे धीरे संकुचित हो रही थी, व्हीलचेयर में बैठे व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और कारों को एक अदृश्य शक्ति द्वारा काट दिया गया। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रत्येक में 3-3 कुल 16 टुकड़े 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 होकर गिरे और धमाके की आवाज अनहद थी। गिरी हुई कार की दीवार के पीछे एक गोरा आदमी दिखाई दिया, जिसके कंधे पर वायलिन था। जब पहला स्वर बजा तो विशाल खेल का मैदान शुरू हो गया। एक ही समय में संगीत और रोशनी की आवाजें हवा में अभूतपूर्व उत्साह भर रही थी। नी जुआन, जो भागने के अवसर की प्रतीक्षा करने वाली थी, इस अकथनीय खुशी से नशे में थी और अनजाने में जंगल से बाहर चली गई। उसने खचाखच भरी गेंद को देखा और अजीब बात यह है कि इस खचाखच भरी गेंद में वह अभी भी बीच में एक गोरे आदमी को वायलिन बजाते हुए देख सकता था। तारों ने उसे चक्कर आ गया और वह केवल कुछ ही कदम आगे चला, फिर उसने एक बाधा को लात मार दी और उसने नीचे देखा और व्हीलचेयर पर एक व्यक्ति था। व्हीलचेयर पर बैठे लोग भी नृत्य में आते हैं। वह व्हीलचेयर को हटाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन इसी समय सीट पर बैठे आदमी ने अपना अंगूठा और तर्जनी को झटका दिया और वहां मौजूद गोरे आदमी के प्रस्ताव का एक तार अचानक टूट गया। चक्करदार संगीत अचानक बंद हो गया और नी जुआन एक पल में जाग गई। खेल का मैदान अभी भी बंद और वीरान था। रोशनी और संगीत पूरी तरह गायब हो गए। अब वायलिन तो है ही नहीं, धनुष और वायलिन सब हाथ में लटके हुए हैं। एक भ्रम है। नी जुआन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मतिभ्रम में पड़ गया। उसने टकराव में दोनों पक्षों को देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह घूम गया और भाग गया। जब वह जंगल पार करके दूसरी ओर पहुंचा तो उसके पीछे के पेड़ों पर एक के बाद एक ऐसे विस्फोट हुए मानो बिजली गिर गई हो। जब वह पीछे हट रहा था तो अचानक उसके पैर की नोक में कील ठोककर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। जब उसे बहुत दर्द हुआ तो उसने अचानक साफ देखा कि जो चीज उसके पैर में चुभी है वह एक बहुत ही पतले रंग का धागा है और यह सामान्य धागों से अलग है। यह एक छोटी ट्यूबलर वस्तु के करीब था, जो छोटे हीरे के चेहरों से बनी थी, तैरती हुई अलग अलग रोशनी को दर्शाती थी, इसलिए ये रंगीन दिखती थी। अरे, फिर रंगीन धागे को हटा दिया गया और नी जुआन ने अपना सिर उठाया और देखा कि पूरा मनोरंजन पार्क और आकाश इस तरह के रंगीन धागे से ढका हुआ था और टीम की तरफ का रंगीन धागा थोड़ा बाहर निकल गया था अंतरिक्ष। ये पता चला कि ये रेखाएं वही थीं जिन्हें तोड़ने के लिए उस मजबूत आदमी ने वाहन को नियंत्रित किया था और व्हीलचेयर वाले ने बाहरी क्षेत्र में उन खिलाड़ियों को मारने के लिए भी इन रेखाओं का उपयोग किया था। पलक झपकते ही उसकी दृष्टि अपनी मूल स्थिति में लौट आई। एक आंख से वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया।
खिलाड़ी उसके समान स्तर पर नहीं है, वह ये भी नहीं जानता कि वे कैसे लड़ रहे हैं, और अब वह केवल इतना ही कर सकता है कि जितना संभव हो उतना दूर रहे। वह इस खबर को कमांड रूम तक पहुंचाना चाहता है। तारांकन, हैशी जनरल कमांड कार्यालय हताशा की स्थिति में है। आधे घंटे पहले उनकी टीम के सदस्यों ने आत्महत्या करने के लिए अचानक हथियार से विस्फोट कर दिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों के हाथ और पैर हैं जो आपस में मिल गए हैं, लेकिन जांच के बाद उन्हें पता चला कि वे सभी किसी गगनचुंबी इमारत में थे या उसके आसपास थे। निकासी आदेश जारी होने के बाद वे गगनचुंबी इमारतों से हट गए और सभी दिशाओं में बिखर गए। अराजकता में वे अलग अलग बचाव टीमों या संदिग्ध टीमों में घुस गए और फिर एक के बाद एक आत्महत्या कर ली, जिससे उनकी साथी टीमों को भारी नुकसान हुआ। विशेष रूप से बीजिंग शहर द्वारा अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए भेजे गए कई छलावरण टीमें हार गईं। अपने ही हाथों 1 दर्जन से अधिक की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। यदि यह मल्टीप्लेयर मौत की स्थिति के लिए नहीं होता तो उन्हें पलक झपकते ही बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा मार दिया जाता। गगनचुंबी इमारत के खिलाड़ी ने हमें सम्मोहित कर लिया होगा, कमांडर ने कहा। क्या आपको ट्रिगर की स्थिति का पता चल गया है? यह एक सुपर ड्रॉप है, सचिव ने कहा। मैंने सभी घायल लोगों की गिनती की है और टीम में किसी ने घटना से पहले एक सुपर ड्रॉप का उल्लेख किया था। उन्हें चुप रहने और बात न करने के लिए कहें। गगनचुंबी इमारतों के पास मौजूद सभी लोगों को तुरंत वापस बुलाएं और उन्हें इधर उधर भागने न दें। हालांकि अब स्थिति अराजक है और सभी को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है। सम्मोहित स्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग कुछ भी करेंगे। क्या वे सचमुच आदेशों का पालन करेंगे? पेंटिंग करने वाली लड़की ने अभी तक आपसे संपर्क नहीं किया है। बीजिंग कमांड रूम में संचार बाधित नहीं हुआ है। अध्याय 143 घेराबंदी सुपर क्रॉप्स। पेंटेड गर्ल जूहुओ को कमांड रूम द्वारा दिया गया कोड नाम है। 15 मिनट पहले की कॉल के अलावा उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। 15 मिनट पहले हुआनुओ ने उनसे संपर्क करके उन्हें सूचित किया कि नाम परिवर्तन का प्रभाव अपेक्षा से बेहतर था। बीजिंग सिटी ने बस उसे पूरे शहर की जमीन आवंटित कर दी, लेकिन रियल एस्टेट का नाम इतनी जल्दी नहीं बदला गया, लेकिन ये हुआनुओ की आवश्यकताओं से भी अधिक हो गया। सबसे बड़ी श्रृंखला पूरे समुद्री शहर तक फैल रही है। अब बाहरी क्षेत्र में उच्च स्तरीय खिलाड़ी लड़ रहे हैं और कुछ खिलाड़ी हैशी के बाहरी इलाके में मनोरंजन पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। यह उनके लिए अच्छी बात है। ये खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करता है और यह चित्रित लड़कियों को अभिनय करने का मौका देता है। साथ ही वे बाहरी क्षेत्र के उन खिलाड़ियों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग अंदर भागते हैं वे विशेष रूप से ध्यान खींचने वाले होते हैं। कॉल आ रहा है। कमांडर इन चीफ ने खुशी जताई और कनेक्ट करने के बाद स्पीकर फोन दबाया। मैं तैयार हूँ। फोन से फिर से पतली आवाज आई। मैं 1 मिनट में कार्रवाई शुरू करूंगी और मेरी मंजिल पल होटल है। 6 मिनट में यानी शाम के ठीक 7:31 बजे आपको होटल को उड़ा देना होगा। कमांडर इन चीफ ने कहा। होटल के चारों ओर का लेआउट ठीक है। ठीक है, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। जूहुओ अपनी बात खत्म करने के बाद फोन रखने ही वाले थे, तभी बीजिंग में बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देश आपकी उपलब्धियों को याद रखेगा, कृपया सुरक्षित वापस आएं। फिर फोन कट जाता है। जूहुओ ने अपने हाथ में मौजूद चीजों को बेतरतीब ढंग से फेंक दिया और हुआनु से कहा, क्या तुमने मेरे द्वारा बताए गए चरणों को याद कर लिया है? चित्रकारी करने वाली लड़की ने सिर हिलाया, मुंह बनाया और उसकी व्यवस्था सुनाई। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई गलती या चूक नहीं हुई है, जूहुओ ने ब्राइट जेंटलमैन मेडल निकाला और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लटका लिया। थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे आपको पहले ही दे दिया था। हालांकि पेंटिंग बनाने वाली लड़की को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने खुशी से उसे पकड़ लिया, उसे 2 बार चूमा और फिर कॉफी शॉप से बाहर भाग गई। जब वह सड़क पर खड़ी थी तो जमीन पर बिखरे सारे कागज हवा में उड़ गए और वह हल्के से उस पर कूद पड़ी। उनमें से एक में अपनी पीठ के साथ गगनचुंबी इमारत की ओर निकले। भूमि स्वामित्व बदलने के बाद यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। हैशी में भूमि हस्तांतरण पूरा होने के बाद हुआनु को अचानक पता चला कि वह हैशी के भीतर सभी कागजी वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है। बेशक इसमें वे इमारतें शामिल नहीं थीं, जिनका नाम बदलने की अभी भी जरूरत है। तो अब तक पूरे समुद्री शहर का बाहरी हिस्सा और काले और सफेद टर्नटेबल को कवर करने वाली 1/3 इमारतें उसके नियंत्रण में हैं। वह दूरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए फोटो या चरित्र पोस्टर का भी उपयोग कर सकती है। नी जुबान को घेर लिया गया था, उसने ही इसकी खोज की थी। उसकी मुलाकात नी जुबान से हुई, इसलिए वह मदद के लिए आगे आई और थोड़ी देर के लिए व्हीलचेयर खिलाड़ी और विस्परिंग नाइट्स के बीच लड़ाई पर भी नजर डाली। विस्परिंग साउंड नाइट्स में केवल एक अंडरटेकर से निपटना बहुत कठिन है। ये कल्पना की जा सकती है कि अन्य खिलाड़ी निम्न स्तर के नहीं हैं और व्हीलचेयर खिलाड़ी के साथ लड़ने वाले उनमें से 5 या 6 व्हीलचेयर खिलाड़ी के समान ही शक्तिशाली हैं। हालांकि जूहुओ ने खुद को 10 सेकंड दिए, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि वह 10 सेकंड के भीतर सफलतापूर्वक स्टेशन में प्रवेश कर पाएगा। उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों की गवाही की जरूरत थी, न कि वरिष्ठ खिलाड़ियों से घिरे रहने की, इसलिए दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में गतिरोध उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छा अवसर। पहले से तैयार किया हुआ बैकपैक उठाकर वह कॉफी शॉप से बाहर निकला और पल होटल के पास पहुंचा। उसी समय भागने का नाटक करने वाली पेंटिंग लड़की ने जहां तक संभव हो बाहरी क्षेत्र में खिलाड़ियों की खोज करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। जिस किसी को मम्मी के रूप में लपेटा जा सकता है और घसीटा जा सकता है, उसे मल्टीप्लेयर गेम में बाहर निकाला जाएगा। बड़े हिंडोले में खिलाड़ी पर्याप्त नहीं थे, उसने फिर से बाहर देखा तो केवल आधे मिनट में बड़े टर्नटेबल की सीमा के भीतर मानव विस्फोटों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। कुछ लोग मल्टीप्लेयर डेथ गेम में मर गए, कुछ लोग बड़े टर्नटेबल के किनारे पर मर गए और कुछ खिलाड़ी जो पर्याप्त संवेदनशील नहीं थे अचंभे में मर गए। हालांकि अधिक खिलाड़ी कालकोठरी से बाहर आ गए और उन्होंने संकट पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले हमले से बचने के बाद उन्होंने पाया कि कागज का टुकड़ा ब्लेड की तरह तेज हो गया और अंधाधुंध हमला करने लगा। ये समझते हुए कि कम हमले के स्तर के साथ प्रॉप्स की इतनी बड़ी रेंज बिल्कुल असंभव है और जो प्रॉप्स लाखों की आबादी वाले शहर को कवर कर सकते हैं वे केवल सुपर प्रॉप्स ही हो सकते हैं। सुपर प्रॉप्स आखिरकार सामने आ गए। अचानक हिंडोले के अंदर और बाहर बाहरी क्षेत्र के सभी खिलाड़ी उत्साहित हो गए। चाहे वे आत्म सुरक्षा के लिए छुप रहे हो या दूसरी तरफ से देख रहे हो, जो लोग सुपर प्रॉप्स के लिए आए थे वे एक के बाद एक बड़े हिंडोले में भाग गए।
वे उड़ने वाले कागज न केवल लोगों को मारते हैं बल्कि लोगों को बचाते भी हैं, इसलिए बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को तुरंत पेंटिंग करने वाली लड़की का पता चल गया और उसका पीछा करना और उसे रोकना शुरू कर दिया। पेंटिंग करने वाली लड़की कागज पर खड़ी हो गई और ध्यान आकर्षित करने के लिए उड़ गई। जब उसे पता चला कि उसके पीछे और भी लोग हैं तो उसने खुद को सबकी नजरों में लाने के लिए अपनी ऊंचाई बढ़ा ली। अलग अलग दिशाओं से उस पर कई तीर छोड़े गए। लड़की बगल में चकमा दे गई और एक बड़ी चादर से ढंक गई जो बिना किसी कारण के आकाश में दिखाई दी। वह कम ऊंचाई पर उड़ी और तेजी से जाल से गुजर गई। गिरो, एक साथ धमाका करो। पेंटिंग करने वाली लड़की अचानक रुक गई, कुचले जाने की त्रासदी से बच गई, लेकिन पलटने ही वाली थी कि उसके शरीर के कपड़े अचानक जल गए। बर्फ के टुकड़े। क्या उस तारांकन 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 की आंखें होती हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने आग लगाई है? क्या तुम अब भी पानी का उपयोग करने की हिम्मत करते हो? सड़क पर कहीं से चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन उस पर जो प्रतिक्रिया हुई वह पानी की बंदूकों के बराबर पानी की बौछारों के कुछ तेज शॉट थे। एक मल्टीप्लेयर मौत का खेल जहां एक इमारत कई टुकड़ों में कट गई और जमीन पर गिर गई। यह देखकर चित्रकार ने तुरंत उसके शरीर पर जमी बर्फ को हटाया, आसपास के सभी कागजात इकट्ठे किए और गिरी हुई इमारत को एक तरफ धकेल दिया। जीवन मृत्यु की स्थिति में फंसे व्यक्ति को अस्थायी तौर पर बचाया गया। बचावकर्ता ने पास के खिलाड़ियों पर गोली चलाई और उस पर चिल्लाया, तुम भाग जाओ, उन्हें सहारा न लेने दो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका सिर उड़ गया, उसे किसी ने मार डाला था। पेंटिंग करने वाली लड़की ने पलकें झपकाई, उड़ते हुए सभी कागजों को एक सिलेंडर में लपेट दिया और बारिश के तूफान की तरह इमारत में छिपे खिलाड़ियों को मारने के लिए दौड़ पड़ी। कठोर कागज की तुलना स्टील से की जा सकती है और यहां तक कि प्रबलित कंक्रीट से बने घरों में भी इसे प्रवेश किया जा सकता है। बमबारी के बाद इमारत में छिपे कुछ खिलाड़ियों को बाहर कूदना पड़ा। जब हुआ नू इस पल का इंतजार कर रही थी, उसने हवा में कुछ लोगों को रोका और उन्हें सीधे मल्टीप्लेयर मौत की स्थिति में फेंक दिया। बाकी खिलाड़ी ज्यादा बेहतर नहीं थे। हालांकि वे पेंटिंग करने वाली लड़की के हमले से बच गए, लेकिन उनकी उपस्थिति के तुरंत बाद जीवन और मृत्यु के खेल की शक्ति से उन्हें दबा दिया गया और जल्द ही एक नया काला और सफेद टर्नटेबल जमीन पर दिखाई दिया। चाहे वे चाहे या नहीं, एक बार जब आप इस गेम में प्रवेश कर लेते हैं, जब तक कि आप गेम को तोड़कर बाहर नहीं निकल जाते, आप केवल टिकट लेकर ही बाहर निकल सकते हैं। ये श्वेत श्याम जीवन मृत्यु की स्थिति, जिसका उपयोग मूल रूप से देश एक्स के लिए परेशानी पैदा करने के लिए किया गया था, अब अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ियों को रोकने के लिए एक धारदार हथियार बन गई है। जो लोग आगे थे वे मूर्ख बन गए और जो लोग पीछे आए उन्होंने होशियार रहना सीखा और लंबी दूरी से हमला करने के लिए पेंटिंग करने वाली लड़की से खुद को दूर करने की कोशिश की। सेट की गई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की आवाज दी 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 थी और उसके पास गगनचुंबी इमारत की दिशा में वापस जाने का नाटक करते हुए घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 144 घेराबंदी के तहत। सुपर आइटम के मालिक होने के संदेह वाले खिलाड़ी के सामने आने के केवल 2 मिनट में कंट्री एक्स के लगभग सभी मीडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट की, लेकिन विभिन्न पार्टियों के अलग अलग चैनलों के कारण खबर भी बहुत मिश्रित थी। इस जीवन और मृत्यु की दौड़ को मंच पर सैन्य ड्रोन द्वारा फिल्माया गया था। यह जू हुओ का अनुरोध है कि सुपर प्रॉप्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी का खुलासा किया जाए। बीजिंग सिटी पक्ष और हैशी पक्ष अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या करना चाहता है और इस शिकार को सार्वजनिक करते समय उसकी चिंता करें। पेंटिंग करने वाली लड़की की ओर से आगे पीछे पीछा करने के दौरान 3 खिलाड़ियों ने पल होटल के आसपास तक उसका पीछा किया। पेंटिंग करने वाली लड़की इस कदर उलझ गई थी कि उसने अपने कब्जों में मौजूद खून की थैली को कागज के टुकड़ों से काट दिया ताकि वह घायल दिखे और साथ ही लोगों को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में कागज में हेरफेर कर गगनचुंबी इमारतों में उड़ गई। इतने सारे खिलाड़ियों का सामना करते हुए वह अभी भी लोगों को बचा रही है। बाहरी क्षेत्र का एक खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गया। कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, उन सामान्य लोगों को बचाने से क्या फायदा? लंबे बाल लेकिन अज्ञान सुपर प्रॉप्स महिलाओं के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। यह दिखा सकता है कि सुपर प्रॉप कितना शक्तिशाली है। एक अन्य ने उत्साहपूर्वक कहा, वह अभी भी एक निचले स्तर की खिलाड़ी है और एक शहर को नियंत्रित कर सकती है। अगर मैं इसका उपयोग करूं, छी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर हमला करते हुए हुआनू पर हमला किया और तुरंत हुआनू का रास्ता काट दिया। 3 खिलाड़ी जो उसके प्रकट होने के बाद से उसका पीछा कर रहे थे, उसे पल होटल में जबरदस्ती घुसने के लिए एकजुट हो गए। उनमें से एक ने उसे आकाश में फेंक दिया। हथेली के आकार का एक काला लोहे का ब्लॉक बाहर आया और लोहे का ब्लॉक होटल के ऊपर उड़ गया। संबंधित स्थान से 3 मीटर नीचे व्यास वाली होटल की छत अचानक डूब गई, मानो गुरुत्वाकर्षण द्वारा कुचल दी गई हो। फर्श की 10 परतें तुरंत पहली मंजिल तक घुस गईं। गुरुत्वाकर्षण संपीड़न के 9 दौर। जैसे ही दूसरे पक्ष ने चिल्लाया, लोहे का ब्लॉक 8 समान टुकड़ों में विभाजित हो गया और होटल की छत पर फैल गया, उसी तरह एक ही बड़े छेद में दब गया। पेंटिंग करने वाली लड़की कागज पर बैठ गई और दाएं बाएं चकमा देती रही। ढही हुई मंजिल से बचती हुई ऊपरी मंजिल तक चली गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह ऊपर गई, बाकी बचे 2 लोहे के ब्लॉक अचानक खड़े हो गए, जिससे उसका एक ब्लॉक रुक गया। दूसरे के बाद उसे होटल की तरह कुचलने के लिए। पेंटिंग करने वाली लड़की की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई झटका लगेगा तो वह वापस पेंटिंग जरूर कर लेगी। क्या ये गड़बड़ नहीं है? वह एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह भागने का रास्ता खोज पाती, लोहे के ब्लॉक के बगल में अचानक एक पारभासी चौकोर बक्सा दिखाई दिया और जब ढक्कन खोला गया तो लोहे का ब्लॉक अंदर बंद था। जब पेंटिंग करने वाली लड़की ने बक्सा देखा तो वह सहज रूप से डर गई और वह तुरंत पीछे हट गई। तभी उसने देखा कि वह धीरे धीरे होटल के पास उसी ऊंचाई की एक इमारत की छत की ओर उड़ रही थी, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी स्नान वस्त्र पहने खड़ा था। वह बक्सा लेने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यह पता चला है कि जिंदान एक खूबसूरत महिला है। हमारी होली स्वॉर्ड सोसाइटी में बहुत कम महिलाएं हैं। आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? ये होली स्वॉर्ड सोसाइटी का स्वर्णिम प्रशिक्षु है। किसी ने आदमी की छाती पर पवित्र तलवार के निशान का टैटू देखा। मैंने सुना है कि होली स्वॉर्ड सोसाइटी में इस बार 3 स्वर्ण शिष्य हैं। वे सभी इस स्तर के खिलाड़ी हैं। एक दिखाई दिया और 2 पास होने चाहिए। जो 3 खिलाड़ी पेंटिंग करने वाली लड़की का पीछा कर रहे थे, वे दूसरी इमारत पर दिखाई दिए और जिस व्यक्ति ने वस्तु खो दी थी, उसने कहा, होली स्वॉर्ड सोसाइटी के साथ मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है और यह सुपर तारांकन 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 करने की किसी की क्षमता पर निर्भर करता है। आइटम, आपका क्या मतलब है? अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर देखा, मुझे तुम्हारी याद आती है।
कुख्यात नरभक्षी खिलाड़ी ह्यूमन टंग। बिना भौहों वाला आदमी मुस्कुराया, उसके काले दांत उजागर हो गए। होली स्वॉर्ड सोसाइटी हमेशा अपना उत्साह बढ़ाती है, तो आप इस मनोरंजन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आते? होली स्वॉर्ड प्रतिभाओं को संजोएगा और किसी भी क्षेत्र के खिलाड़ियों का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत करेगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। ठीक है, लोग तुम्हें देंगे और सहारा मुझे दिया जाएगा। बिना भौं वाले आदमी की आंखें द्वेष से भरी थी। आपके पास होली स्वॉर्ड सोसाइटी के केवल 3 लोग हैं और मेरे पास भी 3 लोग हैं। आशय यह है कि लड़ाई में कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन इसी समय होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 2 अन्य सुनहरे शिष्य प्रकट हुए और तीनों बिना भौं वाले आदमी बाएं और दाएं के बीच में फंसे हुए थे। उस भौं वाले आदमी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी आंख के कोने से उसने अचानक लाल आंखों वाले एक व्यक्ति को छत पर खड़ा देखा, जो कुछ ही दूरी पर नहीं था। उसने उसे अपनी जेब से जेब घड़ी निकालते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अजीब। साउंड नाइट्स के दशेंगनान वापस लें। तीनों एक पल में छत से गायब हो गए और होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 3 सुनहरे शिष्य पहले की तरह निश्चिंत नहीं थे। लॉरेंस ली के पास एक छोटा सा नौकर है, क्या वह आपसे मिलने नहीं आया? प्रथम होली स्वॉर्ड सोसाइटी जिंटू जो उपस्थित हुए ने कहा। डू शेंगनान की अभिव्यक्ति सुस्त थी, केवल उसकी आंखें थोड़ी मुड़ी हुई थी। जिस दिशा में उसने देखा, हल्के हरे रंग की गैस में लिपटा एक आधा वयस्क लड़का गुब्बारा पकड़कर पास की छत पर उतर रहा था। उसकी आंखें द शेंगनान के लिए खाली थी। स्थान, हिम्मत है तो भागो मत, क्या अंधे को भी नहीं हरा सकते? डू शेंगनान ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा ली, दूर से पेंटिंग कर रही लड़की की ओर देखा। सुपर प्रॉप्स सौंप दो। वर्तमान स्थिति यह है कि पल होटल, जहां पेंटिंग करने वाली लड़की स्थित है, इन 5 लोगों से घिरा हुआ है। होली स्वॉर्ड क्लब के 3 स्तर के खिलाड़ी और वह भौं रहित व्यक्ति जिसने होली स्वॉर्ड क्लब के तीनों को चुनौती देने का साहस किया था। जब उसने स्ट्रेंज साउंड नाइट्स के डू शेंगनान और एक युवा लड़के को देखा जो द शेंगनान के साथ जोर से तारांकन कर सकता था, तो वह तुरंत पीछे हट गया। चारों इमारतों पर कोई भी एक दूसरे से बचाव के लिए खड़ा नहीं हुआ और किसी ने भी कोई हलचल नहीं की। पल होटल के पास बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी पीछे हट रहे हैं। हैशी के जनरल कमांड रूम में ये दृश्य देखकर सभी ने अपना दिल खड़ा कर लिया। बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी कमजोर नहीं है, वे सभी पीछे हट रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये 5 खिलाड़ी कितने मजबूत हैं। जब जू हुओ ने फोन किया तो उसने केवल ये बताया कि उसने पल होटल को नष्ट कर दिया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि भविष्य में उनकी कोई अन्य योजना है या नहीं। कमांड रूम को लगा कि हुआनू ही वह खिलाड़ी है जो उनसे बात कर रही है। उसने कुछ उच्च स्तरीय खिलाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए थर्मल हथियारों का उपयोग करने के एकमात्र उद्देश्य से पल होटल में लोगों को लुभाने की बहुत कोशिश की। इन खिलाड़ियों से सचमुच गोले से निपटा जा सकता है। समय का अनुमान लगाएं और उसे जाने का मौका देने का प्रयास करें। बीजिंग में बूढ़े व्यक्ति ने कहा। पूर्व निर्धारित समय समाप्त हो गया है। पल होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पारदर्शी कांच की छत है, लेकिन अब अधिकांश कांच टूट चुका है और पेंटिंग करने वाली लड़की छत के बीच में है, इसलिए वह दूसरों को स्पष्ट रूप से देख सकती है और दूसरों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। वह कागज के नुकीले टुकड़ों से घिरी हुई थी, जिसने पूरी छत को ढक दिया था और 5 खिलाड़ियों से अपनी रक्षा कर रही थी, जबकि छिपकर अपनी घड़ी देख रही थी। जब समय 7:31 पर पहुंच गया, होटल के नीचे विस्फोटों और सभी दिशाओं से गोले की आवाज के साथ वह अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपने हाथ ऊंचे कर दिए और उन 5 लोगों की ओर हाथ उठाया जो उसे गौर से देख रहे थे। मध्यमा अंगुली। वह खेल में प्रवेश करना चाहती है। होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 3 सदस्यों ने मोर्चा संभाला, भारी गोलीबारी की गोलियों को दूर भगाया और पल होटल की छत पर जा गिरे। हवा में उड़ते हुए आधे वयस्क लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से बहुत से लोग दूसरों को धमकाने वाले हैं, आप कितने बेशर्म हैं। अध्याय 145 10 सेकंड का युद्ध। होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 3 सदस्य बकवास नहीं कर रहे थे। नेता ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा को पोंछा और चारों ओर उगने वाली जहरीली गैस को इरेजर से मिटा दिया गया और चित्रित लड़की के लिए एक साफ सीधा रास्ता दिखाई दिया। उसी समय डू शेंगनान भी जहरीली गैस में खड़ा था। उसकी लाल पुतलियां थोड़ी चमक उठी और उसने अपनी जेब घड़ी हिलाई और चित्रकार को आदेश दिया, अपना गला काट लो। रंगी हुई लड़की ने संदेह से उसकी ओर देखा। डू शेंगनान एक पल के लिए ठिठक गए और फिर होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 3 सदस्यों की ओर देखा। वह उसकी निगाह से भयभीत हो गया और तुरंत छत के किनारे पर लौट आया। इस समय गुब्बारे वाले लड़के ने अपने पैर फैलाकर सीधे उसके सिर पर कदम रखा और डू शेंगनान इसकी मदद नहीं कर सका। अपनी स्थिति मत हिलाओ। कई लोगों के बीच टकराव महज कुछ सेकंड का मामला था। जब वे गुंबद के किनारे पर पीछे हट गए तो होटल की इमारत ढहने लगी और आसमान से उठते धुएं और धूल ने पूरी इमारत को ढक लिया, जिससे खिलाड़ियों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। जब ड्रोन सहित खिलाड़ी राख में पेंटिंग करने वाली लड़की की आकृति की तलाश कर रहे थे तो इमारत के चारों ओर उड़ने वाले कागज अचानक स्थिर हो गए और एक के बाद एक गिर गए, जैसे कि उन्होंने अपनी ताकत खो दी हो। तभी धुएं और धूल से तोप के गोले की तरह एक आकृति उड़ी। यह आसपास की इमारतों से होकर गुजरा और कई इमारतों से गुजरने के बाद ये फिर से खंडहरों में दफन हो गया। जो अभी बाहर निकली है वह डिस्ट्रिक्ट 014 की एक महिला खिलाड़ी है। वह खंडहर के नीचे दब गई और फिर बाहर नहीं निकल सकी और उड़ते हुए कागज भी एक के बाद एक जमीन पर गिरते गए। इसका केवल एक ही मतलब है, सुपर प्रॉप ने हाथ बदल दिया है। उसे किसने मारा? होली स्वॉर्ड सोसाइटी के 3 सदस्यों ने हवा में धूल को साफ किया और केवल एक हुड वाले व्यक्ति को काला मुखौटा पहने हुए देखने का समय मिला और फिर भारी कागज के खंभों और रुक रुक कर होने वाली गोलाबारी से उन्हें पल होटल से दूर कर दिया गया। उसी समय शहर भर के कागजात सफेद कबूतरों की तरह होटल के स्थान की ओर एकत्र हो गए। हवा में मुड़कर लगभग एक विशाल स्तंभ बन गया जो तेजी से ऊपर उठा और जल्द ही धुएं और धूल के दायरे को पार कर गया और शीर्ष पर वहां एक आदमी सूट पहने खड़ा था। हुडीज, पैंट और मास्क। काले मुखौटे से बना भंवर उसकी उपस्थिति को पकड़ना असंभव बनाता है, लेकिन वह एक आदमी की तरह दिखता है। केवल उजागर आंखें एक सफेद फिल्म से ढकी हुई लगती हैं और पूरा व्यक्ति एक भावनाहीन कलाकृति की तरह है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आत्महत्या। डू शेंगनान ठीक उसके सामने आया, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। यह अफसोस की बात है कि कागज के खंभे पर मौजूद लोगों ने उसके आदेश को नजरअंदाज कर दिया। न केवल उसे बल्कि होली स्वॉर्ड सोसाइटी के सदस्यों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। उसने केवल अपना सिर घुमाया और दक्षिण पश्चिम दिशा में देखा और फिर कागज के खंभे से गायब हो गया।
उनके प्रकट होने से लेकर गायब होने तक की पूरी प्रक्रिया 10 सेकंड से अधिक नहीं हुई। यह अचानक अज्ञात खिलाड़ी हैरान करने वाला है। प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत है कि डू शिंगनान का सम्मोहन अप्रभावी है और वह पवित्र तलवार सोसाइटी के सुनहरे शिष्यों को अपनी नजरों में नहीं लेता है। सुपर प्रॉप्स जाने से पहले मैंने केवल स्ट्रेंज साउंड नाइट्स की टीम लड़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि यह ध्यान स्ट्रेंज साउंड नाइट्स पर निर्देशित है। लॉरेंस ली एक एस लेवल खिलाड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एस रैंक का खिलाड़ी हो? हर कोई अनिवार्य रूप से सशंकित था, लेकिन अन्य लोग पहले ही जा चुके हैं और यहाँ तक कि कुछ इस स्तर के खिलाड़ी भी उन्हें नहीं रख सकते हैं, तो अन्य खिलाड़ियों के बारे में क्या? एक पल में स्थिति बदल गई। सुपर प्रॉप्स के लिए उन्नत खिलाड़ियों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई और इसने सुपर प्रॉप्स के लिए युद्ध को भी अचानक समाप्त कर दिया, जिससे पूरे ई 27 वर्महोल पॉइंट में सनसनी फैल गई। होली स्वॉट क्लब के 3 सदस्य पहले चले गए और फिर डू शिंगनान और बैलून बॉय हैशी के दक्षिण पश्चिम की ओर दौड़ पड़े। जो खिलाड़ी बाहरी क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के खेल में फंसे हुए थे, उन्होंने परिणाम देखा और कुछ लोग एक के बाद एक चले गए और कुछ ने नहीं छोड़ा। वे विस्परिंग साउंड नाइट्स की टीम की लड़ाई देख रहे थे। इसी तरह हैशी जनरल कमांड ऑफिस के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि मामला इतने अचानक खत्म हो गया। अविश्वसनीय, लेकिन गुस्सा भी, इतने सारे लोग मारे गए और अंत में पेंटिंग करने वाली लड़की को बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने मार डाला और सुपर प्रॉप्स भी बाहरी लोगों के हाथों में पड़ गए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नुकसान के बारे में चिंता न करें। बीजिंग में बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कमांड रूम ने तुरंत गोलाबारी रोकने, पेंटिंग करने वाली लड़की के शव की तलाश करने और बचाव योजना तैयार करने का आदेश दिया। सुपर प्रॉप्स खत्म हो गए हैं और खिलाड़ी लगभग मर चुके हैं। 0-1-4 क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए पुरानी यादों के लायक कुछ भी नहीं है। इंतजार करने लायक एकमात्र चीज विस्परिंग नाइट्स के साथ लड़ाई का अंत है। कमांड रूम में उन्हें प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने लड़ने के लिए जगह बनाने के लिए हशी लोगों को वापस बुला लिया। जब वे विजेता का फैसला करने के लिए पर्याप्त संघर्ष कर लेते थे तो वे चले जाते थे। हमें हुआनू का शव ढूंढना होगा। बीजिंग में बूढ़े व्यक्ति ने बार बार जोर दिया, नायक इस तरह नहीं मर सकता। काला और सफेद टर्नटेबल अभी तक गायब नहीं हुआ है। इसमें आम नागरिकों की यथासंभव रक्षा करने और घटना के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा बचावकर्मी केवल चित्रकार की लाश ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस समय हुआनू चुपचाप खिसक गया था। उसने अपना चेहरा और कपड़े बदले और एक होटल में छिप गई, ब्राइट जेंटलमैन मेडल को खूबसूरती से पकड़ लिया और स्नैक्स खाते समय जूहुओ को संदेश भेजा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। बेशक जूहुओ को उसका संदेश नहीं मिल सका। वह पहले ही स्टेशन पर आ चुका था। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, उसने मुड़ा हुआ मुखौटा हटा दिया, अपनी आंखों पर लगी फिल्म हटा दी और ईयरफोन पर बहरा कर देने वाला संगीत बजा दिया। शर्ट को एक साथ कंजूस सूटकेस में डालें और इन्वेंट्री में रख दें। फिर उसने समय देखा और यह बिल्कुल सही था। स्टेशन पर 4 अन्य खिलाड़ी थे और जब उन्होंने उसे देखा तो ये लोग बिना किसी निशान के उसके पास आ गए। उन्होंने इन लोगों को मुख्य ऊर्जा नहीं दी। चीजें उसकी कल्पना से कहीं बेहतर हुई। उच्च स्तरीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को पकड़कर उन्हें बेहतरीन मौका दिया। विस्परिंग नाइट्स के सम्मोहित खिलाड़ियों से बचने के लिए उसने बस अंधे और बहरे होने का नाटक किया। वास्तव में उन 10 सेकंड के दौरान वो पूरी तरह से सुन नहीं सकता था या आसपास कुछ भी नहीं देख सकता था। ऐसा लगता है कि कागज का खंभा उसके नियंत्रण में काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक पेंटिंग करने वाली लड़की है जो दूर से सहायता करते हुए मृत होने का नाटक कर रही है और उसे बस वहां खड़े रहने की जरूरत है और अंत में दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ना है। जिस तरफ जोर से मारा जा रहा है वह एक देता है विशिष्ट लुक, खिलाड़ी का ध्यान भटकाता है। यदि वह सफलतापूर्वक स्टेशन में प्रवेश कर जाता है तो उसकी योजना आधे से अधिक सफल हो जाएगी। अब उसे केवल इस बात की चिंता है कि कोई पकड़ लेगा। जब हुआनू को पर्ल होटल में घेर लिया गया था, तब उस संक्षिप्त टकराव को देखते हुए उन्हें पता था कि कुछ उन्नत खिलाड़ियों ने अंतरिक्ष से संबंधित कुछ विशेषताओं या प्रॉप्स में महारत हासिल कर ली है और यह स्पष्ट नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास सटीक ट्रैकिंग या पोजिशनिंग प्रॉप्स थे या नहीं। वह राहत की सांस नहीं ले सका। छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास टिकट है? जो कुछ लोग उसे घेरे हुए थे उनमें से मिलनसार चेहरे वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी निकल गया और बोला, क्या आप हमें 2 टिकट बेच सकते हैं? हम उन्हें आपके साथ प्रॉप्स के बदले बदल सकते हैं। जूहुओ ने इस समय अपना सिर उठाया और इन लोगों पर नजर डाली, क्या 2 टिकट पर्याप्त है? कुछ लोगों की आंखें चमक उठी, तुम इतने अच्छे हो तो अच्छा होगा। जूहुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, क्या आप कुछ भोजन के लिए भूखे हैं और आपका दिमाग अभी भी जाग रहा है? क्या आप उन लोगों को लूटने की हिम्मत करते हैं जो 4 या 5 टिकट प्राप्त कर सकते हैं? कई लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और उनकी अभिव्यक्तियां उग्र हो गईं। मैं यहाँ 2 या 3 दिनों से भूखा हूँ, अगर मैं मर भी जाऊं तो मरने से पहले मैं मांस का एक टुकड़ा खाऊंगा। अध्याय 146 बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन। 2 मिनट बाद चारों लोगों के शव स्टेशन के एक कोने में रख दिए गए। जूहुओ ने अपने कपड़े सीधे किए और ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करने का इंतजार करने लगा। जब टिकट पर समय आखिरी सेकंड तक पहुंच गया तो उसने बिना किसी खतरे के स्टेशन से ट्रेन तक टेलीपोर्ट कर दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई भी खिलाड़ी उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने थोड़ा आराम किया और एक ही समय में 3 दृश्य देखे। इस गाड़ी में उसके अलावा 3 अन्य खिलाड़ी थे। एक लंबे बालों वाली युवा महिला, वह उसी टेबल पर एक आदमी के रूप में है जो काफी डराने वाला लग रहा है, और सामने एक बूढ़ा आदमी भी अकेला बैठा है। जूहुओ ने उन तीनों को रक्षात्मक रूप से देखा, फिर बड़े आदमी को तीखी नजरों से देखा और सीट ढूंढने के लिए गाड़ी के पीछे की ओर चल दिया। उसी कार में सवार 3 लोगों ने तुरंत दूसरी ओर देखा। डिंग डोंग, ट्रेन की घोषणा हुई। डायमेंशन ट्रैक के लिए विशेष ट्रेन में चढ़ने के लिए सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। इस बार 219 ट्रेन ई लेवल प्रस्थान स्टेशन से ई लेवल स्टेशन बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका जीवन सुरक्षित है और ट्रेन में चढ़ते समय व्यवस्थित रहें और ट्रेन के नियमों का पालन करें। सवारी नियम इस प्रकार हैं। 1. ट्रेन में गैर गेम आइटम न लाएं। किसी भी दुनिया के गर्म हथियारों का ट्रेन में स्वागत नहीं है। 2. उपभोग अनिवार्य है। ट्रेन के सभी कर्मचारी बिना वेतन के कार्यरत हैं, कृपया उनके श्रम के फल का सम्मान करें और प्रत्येक खिलाड़ी को ट्रेन में चढ़ने के बाद 500 से कम सफेद नोट का उपभोग नहीं करना चाहिए।
कृपया भोजन के लिए ऑर्डर बटन दबाएं। यात्रा उबाऊ है। ट्रेन गुप्त हमलों, लड़ाई, शिकार और अन्य अवकाश तरीकों को प्रोत्साहित करती है। खिलाड़ियों का अपनी इच्छानुसार चयन करने के लिए स्वागत है। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। सिर कटे शैतान कालकोठरी में जाने से अलग, इस बार कालकोठरी नए सवारी नियमों को प्रसारित करती है, जिसे एक वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है। आप ट्रेन में गर्म हथियार नहीं ला सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी मारते समय एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ट्रेन में एक दूसरे खेल खिलाड़ियों के प्रति द्वेष से भरा है, इसलिए ऐसे नियमों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जू हुओ को जो चीज थोड़ी दिलचस्पी देती है वह है बिना वेतन के काम करना। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली परीक्षण ट्रेन की रसोई का अनुबंध योंगक्सिंग नामक रेस्तरां द्वारा किया गया है। यदि ट्रेन कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं तो क्या वे खेल के लिए काम कर रहे हैं या ठेकेदार के लिए? डिंग डोंग, सामने लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने ऑर्डर बटन दबाया। जल्द ही वर्दी में एक कंडक्टर सामने से आया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ मेनू थमाया और कहा, मैम क्या आप ऑर्डर करना चाहती हैं? महिला खिलाड़ी ने मोटे मेनू को पलटते हुए सिर हिलाया और पूछा, क्या रसोई में मानव मांस परोसा जाता है? कंडक्टर की मुस्कुराहट नहीं बदली, ये ट्रेन इंसानी मांस नहीं देती। क्या आपके पास कोई सिफारिश है? महिला खिलाड़ी ने मेन्यू वापस कर दिया। ये वाक्य सुनकर कंडक्टर और भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, आज योंगक्सिंग रेस्तरां का 3 सितारा शेफ प्रभारी है। विशेष व्यंजनों में ध्रुवीय सफेद मेढक, सौंदर्य सब्जी का रस, प्रसंस्कृत गेंडा और विशेष मिठाइयां शामिल हैं, जैसे रंगीन नमक वाली आइसक्रीम। बस इन्हें परोसो। महिला खिलाड़ी ने अपना सिर घुमाया और बड़े आदमी से पूछा, आप जो खाते हैं वो ऑर्डर करें। बड़े आदमी की कोई अन्य आवश्यकता नहीं होती, बड़ी मात्रा और परिपूर्णता। कंडक्टर ने उसमें गेंडे का मांस 3 बार मिलाया। मुझे भी खाना ऑर्डर करना है, सामने वाला बूढ़ा बोला। कंडक्टर चला गया और बूढ़े व्यक्ति ने मेनू के पहले 2 पन्ने पलट दिए। मुझे नूडल्स का 1 कटोरा दो। कंडक्टर ने मेनू बंद कर दिया और जू हुओ की ओर चला गया। सर क्या आप ऑर्डर करना चाहते हैं? जू हुओ शर्मिंदा दिखे। उन्होंने अपनी पतलून के पैर रगड़े और कहा, इस बस को आने में कितना समय लगेगा? क्या मैं खाना ऑर्डर नहीं कर सकता? सर आप बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन जा रहे हैं और वहां से अभी भी 2 घंटे की दूरी है। मेरा सुझाव है कि आप खाना ऑर्डर करें, ये ट्रेन का नियम है। ठीक है, मुझे भी 1 कटोरा नूडल्स चाहिए। जू हुओ ने बड़े द्वैत के साथ अपना भोजन ऑर्डर किया, फिर सामने महिला खिलाड़ी की ओर देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे 1 और गिलास पानी दो। फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से चले गए। महिला खिलाड़ियों को छोड़कर, जिन्हें एक एक करके भोजन परोसना था, बाकी सभी लोग बहुत जल्दी आ गए। जू हुओ ने कुछ और नूडल्स खाए, फिर बैठ गई और महिला खिलाड़ी की पीठ को निडरता से देखने लगी। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो वह पानी का गिलास लेकर उसके पास आया और ठीक उसके सामने बैठ गया। क्या तुम अपना मुंह कुल्ला करना चाहती हो? महिला खिलाड़ी ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। क्या आप बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन भी नहीं जा रहे हैं? तो फिर हम भी उसी स्थिति में हैं। जू हुओ ने खुद से कहा, हम एक साथ चले तो कैसा रहेगा? आपकी देखभाल करने के लिए कितने लोग हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन पर 1 से अधिक प्रतियां हैं। महिला खिलाड़ी को थोड़ी दिलचस्पी दिखी। मेरे आने तक मुझे पता नहीं चलेगा कि यह कौन सी कॉपी है। आपने किस स्तर का टिकट लिया? ई क्लास टिकट। जू हुओ ने सीधा उत्तर दिया, क्या आप हैं? महिला खिलाड़ी की आंखों में थोड़ी निराशा दिखी। उसने लापरवाही से सिर हिलाया, आंखें बंद कर ली और बात करना बंद कर दिया। जू हुओ अभी भी बोलना चाहता था, लेकिन उसके बगल वाले बड़े आदमी ने उसे रोक दिया। वह आराम करने जा रही है। जू हुओ ने उसकी ओर देखा और देखा कि महिला खिलाड़ी वास्तव में उससे बात करने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए वह शर्मिंदा होकर उठ गया। इंतजार। बड़े आदमी ने उसे पानी का गिलास वापस देते हुए कहा, तुम्हारा पानी। जू हुओ ने उसे छीन लिया, गुस्से में अपनी सीट पर लौट आया, एक घूंट में पानी पिया, थोड़ी देर बैठा रहा और फिर पीछे के बाथरूम में चला गया। लौटने के बाद वह आज्ञाकारी ढंग से अपनी सीट पर बैठ गया और वहीं सो गया। 2 घंटे जल्दी बीत गए और जू हुओ खेल की सूचना प्राप्त करने के बाद सीधे बैठ गया। खिलाड़ी पासरबी ने बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी स्टेशन में प्रवेश किया है और डिफॉल्ट रूप से इस स्तरीय कालकोठरी द स्टोरी टेलिंग वुमन में भाग लेता है। पृष्ठभूमि परिचय। हर नष्ट हुए शहर में एक दुखद दुर्घटना होती है और हर घायल परिवार के पास एक दुखद अनुभव होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स फेरी टेल सिटी 20 साल पहले 50 मिलियन की आबादी वाला एक विशाल शहर था। बिल्डिंग ब्लॉक्स के आकार में बड़े पैमाने पर इमारतें शहर के हर कोने में बिखरी हुई हैं। इसे कभी बच्चों के लिए स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। एक बड़े बदलाव का अनुभव करने के बाद बिल्डिंग ब्लॉक फेरी टेल सिटी का क्षेत्र अपने मूल आकार के 20वें हिस्से तक सिकुड़ गया है। हालांकि शहर में अभी भी बिल्डिंग ब्लॉक हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की आवाजें नहीं है। सौभाग्य से कई विदेशी यहाँ बस गए। धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहर को एक पर्यटक आकर्षण में बदल दिया। प्रत्येक पर्यटक जो बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहर में प्रवेश करता है, एक गाइड के मार्गदर्शन में पुराने शहर के खंडहरों को मुफ्त में देख सकता है। कालकोठरी कार्य 1। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो सही कहानी सुनाता हो। 2। ऐसी महिला ढूंढे जो सही कहानी सुनाती हो। 3। कहानीकार महिला के लिए दांत खोजें। कॉपी करने का समय 3 दिन। कृपया शाम ढलने से पहले बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा पर्यटक शहर में प्रवेश करें। यदि आप सीमा शुल्क चुकाने में विफल रहते हैं तो आपको वापसी टिकट नहीं मिल पाएगा। उल्टी गिनती दर्ज करें 0.321। अपना दृश्य क्षेत्र बदलने के बाद जू हुओ पहले से ही एक पुरानी सड़क पर खड़ा था। जाहिर तौर पर यह सड़क लंबे समय से वीरान पड़ी है और बड़ी संख्या में घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि जमीन पर या दीवारों की दरारों में कभी कभी हरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में तैरती धूल और बेहद शांत हवा यहां वीरानी की हद को दर्शाती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला खिलाड़ी और उसका पीछा करने वाला बड़ा आदमी उसके साथ कार से बाहर निकल गए, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं उतरा। वे सभी बस स्टॉप के बगल में हैं। मैं स्टेशन का नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकता। वह महिला खिलाड़ी से बात करने के लिए आगे बढ़ा, हमें यहाँ फेंक दो और हमें अकेला छोड़ दो। हम कहाँ जा रहे हैं? अध्याय 147 विदेशी अवलोकन रेखा। महिला खिलाड़ी के पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके बगल वाला बड़ा आदमी खड़ा हो गया और उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि वह उसकी ओर न देखे। जू हुओ ने ठंडी सांस भरी और खुद को उनसे दूर कर लिया।
जल्द ही सड़क के दूसरी ओर से एक बड़ी बस आई, उनके सामने अचानक ब्रेक लगा और इससे पहले की कार सुनती एक लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, जल्दी करो, समय इंतजार कर रहा है, किसी के लिए नहीं। जू हो दो महिला खिलाड़ियों के पीछे कार में बैठी। उठने के बाद उन्होंने खाना खाया। कार में बहुत सारे लोग थे। ये कार उनके जीवन की दुनिया में बस के समान है, लेकिन यह अधिक विशाल है और प्रत्येक 2 सीटर के सामने एक टेबल है। एक कार में 30 लोग बैठ सकते हैं। अब उनसे गाड़ी लगभग फुल हो चुकी है। क्या एक कालकोठरी में इतने सारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? असंभावित लगता है, लेकिन अगर ये लोग गेमर्स हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। आगे चल रही महिला खिलाड़ी ने अवचेतन रूप से भौहें सिकुड़ी और फिर कार की आखिरी पंक्ति में चली गई। वहां केवल 3 सीटें खाली थी। खड़ा होना बंद करो, बैठ जाओ। लंबे चेहरे वाले व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक टूर गाइड था, ने कार के सामने की दिशा में ड्राइव कहा और चालक रहित बस स्वचालित रूप से और तेजी से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी चलने के बाद वह गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और गाड़ी में बैठे लोगों से बोला, आज पर्यटकों का आखिरी जत्था आ गया है। आप सभी लोग चिंता न करें, गाड़ी बीच में नहीं रुकेगी, हम जरूर रुकेंगे। शाम ढलने से पहले पर्यटक शहर पहुंचे। अन्य पर्यटक हंसे और एक महिला ने कहा, मैं इस लाइन पर कई बार चली हूँ, क्या मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती? आप समय के पाबंद होने के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे भी बहुत समय है, आप हमें पुराने स्थल क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के बारे में क्यों नहीं बताते? लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई विदेशी प्रजातियों में बहुत रुचि रखता है। तो फिर सब लोग टेबल के नीचे से ब्रोशर निकाल लें। जू हो ने भीड़ का पीछा किया और मेज के नीचे से पुस्तिका निकाल ली। वह रंगीन कारों की एक पतली पुस्तिका थी। पहले पृष्ठ को छोड़कर, जो बिल्डिंग ब्लॉक परिकथा पर्यटक शहर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था, पिछला भाग विभिन्न प्रजातियों, लगभग 16 प्रकार के चित्रों से भरा था। अलग अलग शक्ल सूरत वाली इन विदेशी प्रजातियों में से अधिकांश अपने मानव रूप को बरकरार रखती हैं और ब्रोशर का नाम उनकी शक्ल के अनुसार रखा जाता है और मुठभेड़ों के बाद विस्तृत आदत की जानकारी और जीवित रहने की मार्गदर्शिकाएं होती हैं। आज हर कोई भाग्यशाली है। हमने संक्षारण सागर के उतार चढ़ाव का सामना किया है। साल के इस समय में मछली जैसी सबसे मूल्यवान प्रजाति तट पर चली जाएगी और पलायन कर जाएगी। लंबे चेहरे वाले गाइड ने कहा। यह शैवाल शंख की एक अलग प्रजाति है। जिस महिला ने पहले बात की थी उसने तुरंत उत्तर दिया, ये सही है, ये शैवाल शैलों की विदेशी प्रजाति है। लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने ताली बजाते हुए कहा, 20 वर्षों के विकास के बाद जो महासागर एक बार जीर्ण हो गया था, वह अब शैवाल के गोले के लिए प्रजनन स्थल बन गया है और विदेशी प्रजातियां जो अलगाव के बाद समुद्र में प्रवेश करती हैं, वे सबसे अच्छा निवास स्थान है। उदाहरण चिन्ह। जब ज्वार अधिक होता है तो ये शैवालीय शैल शैवाल की विभिन्न प्रजातियों की त्वचा पर अपने बीज बिखेर देंगे और नए शैवालीय शैल विभिन्न प्रजातियों पर चढ़ेंगे, विभिन्न प्रजातियों से पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे और बड़े होकर अतिरिक्त बन जाएंगे। जब ज्वार उतरता है तो मोटे हो जाते हैं। तो हर कोई बाद में न केवल शैवाल शेलफिश की दुर्लभ प्रजातियों को देख सकता है, बल्कि असामान्य रूप से स्वादिष्ट शैवाल शेलफिश भी खा सकता है। उनके विवरण के अनुसार कार में बहुत सारी निगलने की आवाजें आ रही थी। लंबे चेहरे वाले टूर गाइड को भी शामिल करते हुए उन्होंने मजाक में अपने मुंह के कोनों को पोंछते हुए कहा, जब मैं उस भावना के बारे में सोचता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। जू हो ने शैवाल के गोले के पृष्ठ की ओर रुख किया। फोटो में एक दुबला पतला व्यक्ति था जो अभी अभी बैंगनी समुद्र के पानी से रेंगकर बाहर आया था। इसका शरीर मछली जैसे दांत से ढका हुआ था और दांत जड़ों के साथ विभिन्न प्रजातियों के खोलों से ढका हुआ था। उन सीपियों की जड़ें पौधों की जड़ों की तरह विदेशी प्रजातियों की त्वचा में घुस गईं, शिराओं की तरह एकत्रित हो गईं और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे विदेशी प्रजातियों के मांस और रक्त को पोषण के रूप में उपयोग करती थीं। सीपियों से ढकी इसकी शक्ल थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि यह कोई इंसान है। एलियन प्रजातियां भी इंसान ही हैं। क्या उनसे पैदा हुई चीजें खाई जा सकती हैं? अचानक सामने से एक युवक ने पूछा। कार में सभी को अपनी ओर देखता देख उसने थोड़ा अजीब तरीके से समझाया, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। लंबे समय से सामना करने वाले टूर गाइड ने परवाह नहीं की, लेकिन कहा, आप और आपके पीछे आने वाले 3 दोस्त पर्यटक शहर का दौरा करने के लिए पहली बार आए होंगे और मैंने इसे एक नजर में पहचान लिया। हमने उस तरह का शैवाल का खोल कभी नहीं खाया है। इतने में महिला खिलाड़ी बोली। लंबे चेहरे वाला टूर गाइड मुस्कुराया, नहीं, जिसने भी समुद्री शैवाल का स्वाद चखा है उसे याद नहीं होगा कि यह कहां से उगी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप नहीं समझते हैं। जब मैं बाद में पर्यटन शहर में पहुंचूंगा तो मैं आपको कुछ रेस्तरां के बारे में बताऊंगा जो समुद्री शैवाल बनाते हैं। यदि आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। महिला खिलाड़ी ने शांति से सिर हिलाया। जू हो ने ब्रोशर पलटा और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि यह महंगा है या नहीं। कार एक सस्पेंशन ब्रिज पर चली गई और लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने फिर से कहा, हर कोई, ये भोजन क्षेत्र है। निम्नलिखित सर्वाहारी हैं जो अपने बड़े पेट के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी शक्ल खराब नहीं है, उनकी आदतें और प्रवृत्तियां क्रूर जानवरों से अलग नहीं हैं और वे विशेष रूप से क्रूर हैं। पर्यटक पहले भी गिरकर मर चुके हैं। एक बार जब वे गिरेंगे तो मरने से पहले उन्हें विभिन्न प्रजातियां खा लेंगी। उन्हें खिलाते समय सावधान रहें। टूर गाइड की बातों से लोग डरे नहीं, बल्कि कार में बैठे बुजुर्ग पर्यटकों में और भी जोश भर गया। उन्होंने कुशलता से अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, बहुत पहले तैयार किया हुआ मांस बाहर निकाला और नीचे फेंक दिया और बहुत खुशी के साथ एक निश्चित विदेशी प्रजाति की ओर इशारा किया। ऊंची हंसी। इसी समय लंबे चेहरे वाला टूर गाइड एक पिंजरा लेकर आया। जब उसने उसे खोला तो अंदर उसे कुछ जीवित जानवर मिले। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? स्पष्ट रूप से चिन्हित एक 50 का सफेद नोट। महिला खिलाड़ी का चेहरा काला पड़ गया था, उसने अपना सिर घुमा लिया, गंदा। मैं एक लूंगा। जू हो ने इसके बजाय 100 सफेद बिल सौंपे। टूर गाइड लंबे चेहरे वाला एक बंदर जैसा जानवर लेकर आया, उसे पैसे दिए और कहा, जल्दी करो, ये बौना बंदर बहुत लचीला है। क्या मैं इसे भाग जाने दे सकता हूँ? जू हो ने उसकी छाती थपथपाई, जो जानता था कि छोटे बंदर ने उसे लेते ही उसे 2 पंजे दिए, उसके चेहरे पर लात मारी और खिड़की से बाहर कूद गया। बस में बैठे पर्यटक हंसे और उस दिशा में देखने लगे जहां छोटा बंदर भाग रहा था। यह एक अच्छा शो है। सस्पेंशन ब्रिज की रेलिंग अज्ञात सामग्री से बनी है। जब वह उस पर कूदा तो छोटा बंदर स्थिर नहीं रह सका और सीधे पुल से नीचे गिर गया।
उसी समय 3 अलग अलग प्रजातियां अलग अलग दिशाओं से उछली और हवा में ही उसे कई टुकड़ों में तोड़ डाला। गिरे हुए रक्त और आंतरिक अंगों को विदेशी प्रजातियों द्वारा चाटकर साफ कर दिया गया जो वहां से आई थी। 2-3 सेकंड में कुछ खून के निशानों के अलावा कुछ नहीं बचा। जू हुओ ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन लंबे चेहरे वाले गाइड को ये कहते हुए सुना, पर्यटक मार्गों को छोड़कर प्रजनन क्षेत्र के अन्य स्थान विषम गतिविधियों की श्रेणी में है। किसी भी जीवित चीज का पूरी तरह से बाहर आना असंभव है। बोलने के बाद उसने मरहम की एक और ट्यूब थमाई, विशेष खरोंच दवा 50 सफेद नोट। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? जू हुओ ने गुस्से से अपना सिर घुमाया। जब आप घर से दूर हो तो इतने कंजूस मत बनिए। उस बंदर को प्रदूषित इलाके से पकड़ा गया था। अगर पकड़ा गया तो घाव खराब हो सकता है। 50 सफेद बिल का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। यह एक अच्छा सौदा है। लंबे समय से परेशान टूर गाइड उसे जबरन ले गया। मेरे पास सफेद धन को अपनी जेब में रखने का समय नहीं था। अध्याय 148 पर्यटक नगर में पहुंचे। 50 बिल लूटने और मरहम की एक ट्यूब पाने के बाद जू हुओ ने घाव पर मरहम फैलाया जैसे कि अपना गुस्सा निकालना हो। हालांकि इस मरहम का प्रभाव वास्तव में अच्छा है। टूटी हुई त्वचा पर तुरंत पपड़ी की एक परत बन जाती है, जिसमें न तो दर्द होता है और न ही खुजली होती है। इसकी कीमत। कार सस्पेंशन ब्रिज से गुजरी और उसके सामने एक विभाजन क्षेत्र था। मुख्य सड़क के दोनों किनारों को कांच द्वारा एक बंद क्षेत्र में अलग किया गया है। कार स्वचालित कीटाणु शोधन क्षेत्र से गुजरने के बाद बंद क्षेत्र में प्रवेश करती है। आप दोनों तरफ के शीशे से आसपास की स्थिति देख सकते हैं। बाईं ओर शहर के खंडहर हैं। समय समय पर खंडहर दीवारों से एक या दो सिर दिखाई देंगे। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, अजीब आकृतियों वाली अजीब विदेशी प्रजातियां चुपचाप उसका पीछा करती हुई शीशे को नष्ट करने की कोशिश करती हुई आएंगी। हालांकि इस प्रकार का कांच एक विशेष सामग्री प्रतीत होता है और उनके विकसित लंबे नाखून और नुकीले दांत इस पर केवल मामूली निशान छोड़ सकते हैं। कार जानबूझकर शीशे के विपरीत चलाई जा रही थी और जब भी विदेशी प्रजाति ऊपर की ओर दौड़ती थी तो मुसीबत से बाहर निकलने के लिए संकट की भावना होती थी, जिससे कुछ लोग डर जाते थे जिन्होंने पहली बार ये दृश्य देखा था और चिल्लाने लगे थे। अधिकांश पर्यटक इसके आदी हैं। विदेशी शिकार की उपस्थिति कार चालक की भयभीत उपस्थिति जितनी मजेदार नहीं है। सभी लोग दाहिनी ओर देखें, आगे शंख चुनने का काम चल रहा है। लंबे समय से सामना करने वाले टूर गाइड ने इस समय कहा। जू हुओ ने भीड़ का पीछा किया और पीछे देखा। सबसे पहले उसने जमीन पर एक बैंगनी सागर देखा। फोटो से ये अलग लग रहा था। नंगी आंखों से देखने पर बैंगनी पानी पर रंगीन तेल जैसी परत तैर रही थी और पानी अपनी जीवन शक्ति खोकर बह रहा था। धीमा। स्टील फ्रेम पर काम करने वाले सभी लोग मोटे सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने धीमी गति से चलने वाली विदेशी प्रजातियों को नीचे गिराने के लिए एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया, उन्हें ऊपर खींच लिया और उनके सिर काट दिए, और फिर लाशों को वापस समुद्र में फेंकने से पहले उनके शरीर से शैवाल के गोले निकालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया। उन्हें अन्य जेनोमोर्फ के भोजन में बदल दें। एनेस्थीसिया से लेकर लाश को फेंकने तक पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा जब शैवाल के गोले ले लिए गए और असेंबली लाइन ऑपरेशन काफी कुशल था। जू हुओ ने आंखें बंद करके महिला खिलाड़ी की ओर देखा और उसके बगल में सोने का नाटक किया, फिर अपना सिर उठाया और लंबे चेहरे वाले टूर गाइड से पूछा, शैवाल प्रजातियां उगा सकती हैं, लेकिन वे प्रजातियां बेकार लगती हैं। उसने बाईं ओर के भयानक एलियंस की ओर इशारा किया, आप उन सभी को मार क्यों नहीं देते, उनका रहना बहुत खतरनाक है। लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने हल्के से कहा, इसे क्यों मारे, यह एक अलग प्रजाति बन गई है, ये वैसे भी बेकार है, ये देखने के लिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। जू हुओ के सामने बैठी एक बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक परिकथा पर्यटक शहर, वास्तुकला और भोजन के अलावा विभिन्न प्रजातियों की सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शनी है। हर साल कई लोग विशेष रूप से नाम के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी समय समय पर यहाँ आएंगे। यात्रा के लिए टूर बस। आंटी, क्या आप किसी पर्यटक शहर में रहती हैं? जू हुओ मुस्कुराए और अपना सिर आगे की ओर इशारा किया और कहा, युवा लोग लालची होते हैं, इसलिए वे एक बार में खा सकते हैं। एलियन स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? बुढ़िया सीधे हंसी, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है, वह जहां भी जाता है खाता है, और जब वह पर्यटक शहर में पहुंचता है तो एक भोजन गाइड खरीद लेता है। वहां हर तरह का स्वादिष्ट भोजन है, महंगा और सस्ता, इसकी गारंटी है आपको संतुष्ट करता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि कुछ छोटी दुकानें लोगों को मार न डालें। उन दुकानों में बेची जाने वाली सभी चीजें प्रदूषित क्षेत्रों से हैं। उन्हें संसाधित नहीं किया गया है, लोग उन्हें खाते हैं। जू हुओ ने हंसते हुए अपना पेट सहलाया और कहा, यह नहीं कहना ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में भूखा हूँ। बुढ़िया ने अपने बैग से युवानबाई का एक बैग निकाला, एक खुद खाया और फिर उसके लिए एक मुट्ठी उठाई। पर्यटन शहर का विशेष उत्पाद, तले हुए सूरजमुखी के बीज धीरे धीरे तोड़े गए, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद चाची। जू हुओ ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया, एक को अपने मुंह में भर लिया और चुपचाप एक तरफ देखने लगा। इस समय महिला खिलाड़ी ने अपनी आंखें खोल ली थी और उनकी ओर देख रही थी। उसने तुरंत इसका आधा हिस्सा साझा किया, क्या आप खाना चाहेंगे? महिला खिलाड़ी ने भौहें सिकोड़ ली और उसके हाथ में मौजूद चीजों को घूरने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने अनिच्छा से कुछ लिया और उसकी और बुढ़िया की निगरानी में अपने मुंह में डाल लिया। काटने पर वे काफी कुरकुरे थे, स्वादिष्ट। जू हुओ और बूढ़ी औरत के चेहरे पर वही मुस्कान थी, वे दोनों अपने दादा दादी की तरह ही अच्छे थे। कार से उतरने से पहले बुढ़िया ने उसे 2 कूपन दिए और एक होटल में रहने के लिए एक परिचित जगह का परिचय दिया। पर्यटन नगरी का स्वरूप कुछ कुछ प्राचीन काल के पुराने शहर जैसा है। बाहर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। एक नजर में ये बिल्डिंग ब्लॉक शहर का एक विस्तृत संस्करण जैसा दिखता है। घंटी बजी और पीछे का दरवाजा बंद था। अधिकांश पर्यटक बस से उतरने के बाद खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनमें से 3 जू हुओ उस युवक के साथ रुके जिसने पहले कार में बात की थी, और एक अन्य पुरुष और एक महिला। कई लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए दूसरी ओर देखने लगे। पर्यटन शहर शाम को अपने दरवाजे बंद कर देगा और दरवाजे बंद होने के बाद आप प्रवेश नहीं कर सकते या बाहर नहीं जा सकते। लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने कुछ ही दूरी पर लगे नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया, यदि आपको पहली बार खेलने का कोई अनुभव नहीं है तो बस रोड मैप पढ़ें या एक प्ले गाइड खरीदें। बेहतर होगा कि रहने के लिए जगह ढूंढें। क्या अंधेरे के बाद कोई खतरा है? जोड़े में महिला से पूछा। क्या खतरा हो सकता है?
लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और कहा, आप बाहरी लोगों को हमेशा लगता है कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप ऐसे हैं तो घर पर ही छुप जाएं और बाहर न निकले। वह बोलने के बाद जाने ही वाला था, लेकिन महिला के बगल वाले आदमी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे कुछ सफेद बिल दिए। वह बोल नहीं सकती, इसे दिल पर मत लो। आप देखिए, हम नए लोग हैं और कुछ भी नहीं समझते हैं। अब अंधेरा हो रहा है, कृपया मुझे रहने के लिए कोई किफायती जगह बताएं। लंबे चेहरे वाले टूर गाइड ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया, अपनी पतलून की जेब से कुछ बिजनेस कार्ड निकाले और उन्हें लापरवाही से उसकी ओर फेंक दिया। ये सभी जगहें अच्छी हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चला गया और वह आदमी अपना बिजनेस कार्ड लेकर घुमा। उसके चेहरे पर खराब भाव थे। उसने कौन सी जगहें दी? उसी कार में सवार युवक ने कहा, अगर कीमत महंगी नहीं है तो पहले यही रुके। जब मैं अंदर आता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पीठ पर बाल आ रहे हैं। रात में यहाँ सुरक्षित नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने पर्यटक शहर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सामान्य पर्यटक आकर्षणों की तरह सड़कें इतने विशेष उत्पादों के चिन्हों से भरी होती हैं। बात बस इतनी है कि सभी इमारतें अलग अलग आकार के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। उनके द्वारा बेची जाने वाली अधिकांश चीजें उनके लिए नई होती हैं और कच्चा माल भोजन में बनने के बाद पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जिसमें एक अजीब सी खुशबू होती है जिससे लोगों को बड़ा भोजन करने की इच्छा होती है। लेकिन समृद्धि का मतलब सुरक्षा नहीं है। कोई भी पर्यटन स्थल ड्रैगन और सांपों से भरा होता है। ये बताना कठिन है कि जाल कहाँ है। वह टूर गाइड लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा होगा। उस आदमी ने अपने हाथ में लिया बिजनेस कार्ड फेंक दिया। उसके बगल वाला युवक जल्दी से उसे उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन वह आदमी उसे वापस काटने के लिए दौड़ा और उसकी ओर घूरते हुए कहा, मैंने इसके लिए भुगतान किया है। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसके लिए स्वयं भुगतान करें। युवक के पास पीछे मुड़कर रोड मैप देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आवास इस क्षेत्र में नहीं है। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी भी रूट मैप देख रही थी। दूरी देखकर लग रहा है कि पैदल चलने में करीब आधा घंटा लगता है। अध्याय 149। आइए खाना ऑर्डर करें। चलो एक टैक्सी लें। जिस बड़े आदमी ने उसे कभी नहीं छोड़ा, उसने अपने बगल वाले टैक्सी बटन की ओर इशारा किया। यहाँ एक स्वचालित ड्राइविंग सेवा है। जूहो, जो बुलेटिन बोर्ड के बगल में झुका हुआ था, इस समय झुक गया। शुरुआती कीमत 200 सफेद नोट है, बहुत महंगा। महिला खिलाड़ी ने खुद को उससे दूर करने के लिए एक कदम पीछे लिया और बड़े आदमी को टैक्सी बुलाने का इशारा किया। बड़े आदमी ने बटन दबाया। जूहो ने भी उसका अनुसरण किया और जल्द ही दो छोटी चालक रहित कारें आ गईं। कार में चढ़ने से पहले जूहो ने महिला खिलाड़ी की ओर कूपन लहराया। क्या आप साथ जाना चाहती हैं? महिला खिलाड़ी उनकी तरफ देखे बिना ही कार में बैठ गई। क्या आप कारपूल कर सकते हैं? युवक ने जूहो से पूछा। जूहो ने अपनी पलकें उठाई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है। जैसे ही दोनों कार में बैठे, दो हटे कट्टे आदमी कहीं से निकले और दरवाजा बंद होने से पहले ही कार में घुस गए। उनमें से एक ने क्रमशः जूहो और युवक की कमर पर बंदूक रख दी और धीमी आवाज में चिल्लाया, चुप रहो, मुंह जाओ। कार की सीट पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे आप बाहर से देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जो पुरुष और महिला कार को रगड़ना चाहते थे, वे घूम गए और चले गए, जबकि महिला खिलाड़ी, जो पहले से ही कुछ दूरी पर सामने थी, ने उदासीनता से पीछे देखा। कार चलने के बाद युवक खुद को रोक नहीं सका और बोला, तुम दोनों भाइयों, मुझे कुछ कहना है, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। उसके बगल वाले हटे कट्टे आदमी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था चुप रहो। युवक ने अपना सिर कार पर मारा और जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी नाक के नीचे खून की दो नलियां थीं, जो बेहद दयनीय थी। इस तरह का गुण भी एक खिलाड़ी का हो सकता है। जूहो को पकड़े हुए भौहों वाले नाखून वाले हटे कट्टे आदमी ने व्यंग्य किया, फिर मुड़कर जूहो से कहा, अपनी चीजें सौंप दो। मेरे पास पैसे नहीं है। जूहो ने जल्दी से कूपन उसके हाथ में भर दिया। मेरे पास केवल यही है। इसके लिए वे दोनों यहाँ आए थे। घनी भौहों वाले मोटे आदमी ने उसे पकड़ लिया, अपने साथी की ओर देखा और पूछा, तुम्हें ये कूपन कहाँ से मिला? उसी कार में एक बूढ़ी औरत ने मुझे ये दिया। जूहो ने कहा, उसने मुझे इन दो जगहों पर रहने की सिफारिश की। दो कूपन, अर्थात बेयर क्लॉ रेस्तरां और ब्यूटी अरोमाथेरेपी शॉप। क्या ये दोनों रहने के लिए एक गंभीर जगह की तरह दिखते हैं? कटे हुए सिर वाले हटे कट्टे आदमी ने खुद से कहा। आवास उपलब्ध है। युवक ने इस समय फिर से कहा, बुलेटिन बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ अधिकांश दुकानें आवास प्रदान करती हैं और सौंदर्य अरोमाथेरेपी की दुकान अभी भी 4 सितारों द्वारा अनुशंसित है। आप भी खिलाड़ी हैं, ठीक है। पर्यटन शहर इतना बड़ा है, खिलाड़ियों के लिए एक साथ इकट्ठा होना आसान नहीं है, और यदि अधिक लोग हैं तो सीमा शुल्क निकासी के लिए सुराग ढूंढना आसान है। मैं अभी भी कालकोटरी मिशनों के बारे में उलझन में हूँ। दो मोटे आदमी स्पष्ट रूप से ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन साधारण अज्ञात स्थिति की तुलना में वे थोड़े चिड़चिड़े थे, खासकर छोटे बालों वाला मोटा आदमी। उसने बिना सोचे समझे फिर से थप्पड़ मार दिया। युवक ने फिर से अपना सिर उठाया और उसकी नाक के नीचे खून अधिक आसानी से बहने लगा। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों जगहें विश्वसनीय हैं? कटे हुए सिर वाले मोटे आदमी ने पूछा। जड़ी हुई भौं वाला मोटा आदमी बहुत झिझक रहा था और कुछ सेकंड के बाद कहा, यह उस जगह से बेहतर है जो कुत्ते गाइड ने बताया था। वहां दो रेडीमेड हैं, एक को एक जगह आजमाएं। जूहो ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, ये दो जगहें खतरनाक नहीं है, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। इतने बड़े शहर में आप कहीं भी रह सकते हैं। यह अलग कहाँ है? ये वास्तव में संभव नहीं है। मैं बस पूरी रात बैठने के लिए जगह ढूंढ सकता हूँ। आप क्या जानते हैं? तनी हुई भौं वाले मोटे आदमी ने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने अपनी बांह पर कुछ स्पष्ट खरोंचें देखी, जिससे उसका चेहरा ऊपर उठ गया। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। तुम्हें चोट कहाँ लगी? बंदर ने पकड़ लिया। क्या टूर गाइड ने इसे आपको बेचा? उभरी हुई भौं वाले हटे कट्टे आदमी ने तुरंत पूछा। बंदर प्रदूषित क्षेत्र से है। जूहो ने संदेह से सिर हिलाया, लेकिन दो बड़े लोगों को देखा जो कार के कोने में सिकुड़ना चाहते थे। उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और कहा, हमसे दूर रहो। मैंने दवा का उपयोग किया है। जूहो ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उन दोनों ने एक ही समय में उस पर निशाना साधने के लिए अपनी बंदूकें उठा ली। जूहो के पास आराम से बैठकर उसी अनजान युवक को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? भौं पर नाखून वाले हटे कट्टे आदमी ने उससे पूछा। युवक ने अपना सिर हिलाया और दोनों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद वे सभी उसके पास बैठ गए।
प्रदूषित क्षेत्र में जानवरों द्वारा नोचने पर क्या कोई बुरा परिणाम होगा? युवक ने सबक सीखने से इनकार कर दिया और फिर से बातचीत शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसने उसके सिर पर वार नहीं किया। भौं वाले नाखून वाले हटे कट्टे आदमी से नजरें मिलाने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया और ज़ू हुओ को घूरने लगा। ज़ू हुओ ने घबराकर अपनी बाह पर लगे निशान को छुआ और समय समय पर उनके हाथों में मौजूद बंदूकों पर नजर डाली। दोनों पक्ष बियर क्लॉ रेस्तरां में पहुंचने तक इसी स्थिति को बनाए रखते हैं। चारों कार से बाहर निकले और बन्नी ने अपने कपड़ों में बंदूक छिपा ली और ज़ू हुओ पर तान दी, जिससे वह अंदर जाने के लिए मजबूर हो गया। ज़ू हुओ ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया और अंततः असहाय रूप से मजबूर होकर स्टोव में घुस गया। इस समय स्टोव में बहुत सारे लोग हैं और अधिकांश भोजन एक जैसे हैं। वह मेनू बार को देखता है। इस रेस्तरां में केवल लाल और नीले रंग का भोजन मिलता है। लाल सेट भोजन एक साधारण भालू पंजा सेट भोजन है और नीला सेट भोजन कद्दू सूप के साथ भालू पंजा स्टेक है। जैसे ही उसने निर्धारित भोजन का ऑर्डर दिया और बैठ गया, उसके बगल में खाना खाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से आए। नौजवान, क्या आप भोजन का ऑर्डर देना चाहते हैं? ज़ू हुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ठीक है। वह आदमी सीधे उसके पास पहुंचा। 50 बिल। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी कीमत उचित है? ज़ू हुओ ने मना कर दिया। भोजन करने वाला उसके पास बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे इस रेस्तरां के बारे में कुछ अंदर की जानकारी पता है, लेकिन तुम्हें सफेद धन की जरूरत है। तुम्हारी दयालुता देखकर मैं तुम्हें पहले छूट दूंगा। तुम्हारे हाथ पर चोट प्रदूषित क्षेत्र के जानवरों के कारण लगी थी, है ना? तुम्हें यह भी दिख रहा है। ज़ू हुओ आश्चर्यचकित था। भोजनकर्ता ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, प्रदूषित क्षेत्र में जानवर गलती से केवल आप बाहरी लोगों को ही खरोचेंगे। हम स्थानीय लोग उन चीजों को कभी नहीं छुएंगे। क्यों? क्या आप जानते हैं कि विदेशी प्रजातियां कहां से आईं? पहले वे भी प्रदूषित लोग थे और धीरे धीरे वे विदेशी प्रजातियां बन गईं। सभी प्रदूषित लोगों को या तो प्रजनन क्षेत्रों में या सजावटी बगीचों में बंद कर दिया गया। अच्छे लोग वास्तव में दयनीय। भोजन करने वाले ने कहा कि वह दयनीय है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने ज़ू हुओ की ओर खुशी से देखा। प्रदूषित लोग बात फैला सकते हैं और आप गंभीर रूप से घायल नहीं हैं, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है। यदि यह भारी है तो इसे निश्चित रूप से सरकारी भाड़े के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। जब आप एक विषम प्रजाति में पतित हो जाएंगे तो इसे आय उत्पन्न करने के लिए विषम क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर्यटक अक्सर गायब हो जाते हैं और मुझे लगता है कि उन सभी को ले जाया जाता है। तो क्या मैं अभी बचाया जा सकता हूँ? ज़ू हुओ ने पूछा। हम स्थानीय लोग 20 साल पहले भीषण प्रदूषण के बाद से यहाँ रह रहे हैं। जो बच गए उनमें से अधिकांश के पास प्रतिरक्षा है। वे प्रदूषण से डरते नहीं हैं। यदि वे घायल हो जाते हैं तो वे आधे महीने तक बीमार रहेंगे, इसलिए कोई भी दवा नहीं बेचता है। भोजनकर्ता ने आगे कहा, लेकिन मुझे पता है कि एक जगह है जो अन्य जिलों से एंटीडोट्स बेचती है, आप इसे आजमा सकते हैं। बोलते समय उसने अपने हाथ रगड़े, जाहिर तौर पर सुराग देने के लिए पैसे मांगे। ज़ू हुओ ने मुस्कुराते हुए उसे 50 सफेद नोट दिए। पहले मुझे अंदर की जानकारी बताओ। भोजनकर्ता ने अंगूठा ऊपर उठाया और प्रशंसा की। छोटा भाई एक समझदार व्यक्ति है। जैसे ही वह बोला, उसने विषय बदल दिया, अपना गला दबाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, यहाँ भालू के पंजे के स्टेक सभी मानव मांस से बने हैं। अध्याय 150 उल्लंघन की कहानी। वास्तव में ज़ू हुओ बहुत आश्चर्यचकित था। बेशक ये सच है। मेरे एक दोस्त का भाई यहीं के पास रहता है। मैंने देखा कि कुछ पर्यटक यहाँ आते हैं और कभी बाहर नहीं जाते। कभी कभी मैंने आधी रात में यहाँ चीखें सुनी और मैंने कचरे का कोई बड़ा बैग नहीं देखा बाहर फेंक दिया। आपने कहा कि यह व्यक्ति कहाँ गया? भोजन करने वालों ने निर्धारित भोजन में मांस को अपने मुंह में डाला और थोड़े उत्साह के साथ चबाया। ज़ू हुओ ने अपनी प्लेट की ओर देखा और भोजन करने वाले ने झट से कहा, यह शाकाहारी भोजन से बना है। मुझे लगता है कि पर्यटक शहर बड़ा और समृद्ध है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र पर विदेशी प्रजातियों का कब्जा है। ज़ू हुओ ने विषय बदल दिया। अफसोस की बात है। भोजन करने वाले ने अपना हाथ लहराया और कहा, भले ही विषम क्षेत्र खाली कर दिया जाए, फिर भी लोग इसमें नहीं रह सकते। यह एक ऐसी जगह है जहां पहले भी प्रदूषण फैल चुका है और केवल विषम प्रजातियों को ही पाला जा सकता है। इसी दौरान स्टोव पर एक नया ग्राहक आया। भोजन करने वाला वेटर से अधिक मेहनती था और प्लेट लेकर वहां से गुजरा, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे दूर कर दिया। भोजन करने वाले ने इसकी परवाह नहीं की और उसे फिर से बैठने के लिए जगह मिल गई। दुकान के बाहर 2 हटे कट्टे आदमियों को नजरअंदाज करते हुए जिन्होंने उसे आंख मारी और बाहर जाने के लिए कहा, ज़ू हुओ ने वेटर को दुकान में रहने की बात कहने के लिए बुलाया। वेटर मुस्कुराया और उसे पंजीकरण के लिए पिछले हॉल में ले गया। वह क्या कर रहा है? स्थानीय व्यक्ति ने अभी जो कहा उसे सुने बिना उसकी यहाँ रहने की हिम्मत कैसे हुई? कुंतु ने अविश्वास में कहा, अगर वह मरना चाहता है तो हमें इसकी परवाह नहीं है। नाखूनदार भौहों वाले हटे कट्टे आदमी ने कहा, चलो अगली जगह चलते हैं। युवक ने झिझक दिखाए, लेकिन दोनों ने उसे बंधक बना लिया था, इसलिए उसके पास उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ू हुओ, जो वेटर के पीछे पीछे के हॉल में गया था, वास्तव में रेस्तरां में नहीं रहना चाहता था। हालांकि भोजन करने वाले ने अपना मुंह भरकर ट्रेन चलाई, लेकिन कोच में बूढ़ी महिला द्वारा दिए गए 2 कूपन किसी भी तरह से जाने के लिए अच्छी जगह नहीं थे। इसके विपरीत लंबे समय से सामना करने वाले टूर गाइड द्वारा दिए गए बिजनेस कार्ड में कुछ विश्वसनीयता है। वेटर को बताएं कि वह अब रेस्तरां में नहीं रहना चाहता और वह रेस्तरां के दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। कुंटो तिकड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए ज़ू हुओ एक फूल की दुकान में दाखिल हुआ और उस पर रंगीन पैटर्न वाले बैंगनी काले फूल के सामने रुक गया। सर, आपकी आंखें अच्छी हैं। ये सुनहरा गुलाबी बैंगनी रंग है जो आज सुबह ही आया है। ये समुद्र के जल से शुद्ध होता है जो समुद्र को नष्ट कर देता है। रंग सुंदर है और फूलों की अवधि लंबी है। ये घर की हवा को ताज़ा कर सकता है। महिला दुकान सहायक ने परिचय दिया। संक्षारण का समुद्र भी एक प्रदूषित क्षेत्र है ना? समुद्री जल से उगाए गए फूल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ज़ू हुओ ने पूछा। बिल्कुल नहीं। महिला क्लर्क हंसी। आदिम समुद्री जल प्रदूषित होना चाहिए, अन्यथा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सर, आप यहाँ घूमने आए हैं। इनमें से कुछ फूल घर ले जाएं। ये आपकी गर्लफ्रेंड या परिवार को जरूर पसंद आएंगे। ज़ू हुओ फूल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने ही वाली थी, तभी महिला क्लर्क ने फिर कहा, इस तरह के सोने, गुलाबी और बैंगनी रंग के बारे में एक सुंदर कहानी है।
बातचीत के बाद उन्होंने उसे बैठने के लिए बुलाया और चाय पिलाने के बाद बातचीत की। कहानी 20 साल पहले की है। प्रदूषण लीक होने से पहले एक खूबसूरत नवविवाहित महिला बाहरी जिले से ब्लॉक फेरी टेल सिटी में बसने का इरादा लेकर चली गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे केवल 1 महीने के लिए ही यहाँ आए थे और महिला का पति अचानक गायब हो गया। महिला काफी समय से अपने पति की तलाश कर रही थी। तभी एक दिन मछली के छिलके से ढका एक आदमी उसके सामने आया और उसे अपनी पहचान बताई। ये पता चला है कि मछली की शल्क वाला यह आदमी उस महिला का पति है। जब वह बाहर था तो उसे प्रयोगों के लिए एक रहस्यमय संगठन ने पकड़ लिया था और धीरे धीरे एक अजीब व्यक्ति में बदल गया। उसका स्वाद काफी बदल गया और उसे प्यार हो गया मानव रक्त की गंध। पूर्व प्रेमी घृणित हो गया है और कोई भी महिला इसे स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन ये खूबसूरत महिला अपने पति की हर बात सहन करती है। उसने उसे तहखाने में छिपा दिया और परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। हालांकि पति को मानव रक्त की गंध से प्यार हो गया था, लेकिन उसने महिला की खातिर खुद को जंजीरों में जकड़ लिया। महिला को डर था कि जब वह अकेला होगा तो वह खुद को छोड़ देगा, इसलिए उसने उससे फूल लगाने के लिए कहा। खुद लेकिन तहखाने में फूल कैसे उगाए जा सकते थे? उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह प्रोत्साहित किया। ये 2 साल तक जारी रहा जब तक कि प्रदूषण का रिसाव नहीं हो गया। ये पता चला है कि बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहर का अधिकांश भाग बहुत पहले प्रदूषित हो चुका है, इसलिए पहले उत्परिवर्तित व्यक्ति के प्रकट होने के बाद कई लोग कुछ समय के लिए विदेशी बन गए। वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं जानते थे और वे केवल उन्हें मानते थे भोजन के लिए, भोजन के रूप में। भोजन। महिला क्लर्क ने अपने सदमे को दबाने के लिए चाय का एक घूंट पिया और फिर विषय को वापस महिला की ओर मोड़ दिया। महिला अपने पति को अकेले मरना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों एक साथ भाग गए। अपनी पहचान खो दी और उसे बाहर निकाल दिया गया। दूसरों द्वारा सुरक्षित क्षेत्र। पति जिस महिला से प्यार करता था उसके सामने पूरी तरह से राक्षस बनने को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने महिला के लिए लगाए गए फूलों के साथ समुद्र में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। महिला का दिल टूट गया और उसके प्यार में उसकी मौत हो गई। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके मरने के आधे महीने बाद समुद्र के किनारे एक प्रकार का गहरा बैंगनी फूल खिलेगा और फिर धीरे धीरे रंगीन धारियों से ढक जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स फेरी टेल सिटी के लोग उनके प्यार से प्रभावित हुए और यहाँ तक कि शहर में उनके लिए एक स्मारक भी बनाया। महिला क्लर्क ने एक पर्यटक मार्ग का नक्शा निकाला और ऊपर एक निश्चित वर्ग की ओर इशारा किया। ये यही है ट्रू लव स्क्वायर। जू हो ने इस स्थान को लिखा और फिर से पूछा, मैंने कई लोगों को प्रदूषण की घटना के बारे में बात करते सुना है। किस प्रकार का प्रदूषण रिसाव इतने बड़े शहर को प्रभावित कर सकता है? महिला क्लर्क ने अपना सिर हिलाया। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? मैं ये बातें कैसे जान सकती हूँ? यदि आपकी रुचि हो तो सर, आप बड़े लोगों से पूछ सकते हैं। जू हो ने फूलों के लिए भुगतान किया, पास की दुकान से एक यात्रा गाइड खरीदा और मेमोरियल संग्रहालय पाया। बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहर की कमी से पहले क्षेत्र के बारे में कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन 20 साल पहले प्रदूषण रिसाव का उल्लेख केवल एक आकस्मिक उल्लेख है। ये केवल कहा जाता है कि एक आनुवंशिक प्रयोग कंपनी थी जो प्रयोग करने के लिए जीवित लोगों का उपयोग करती थी और प्रदूषण स्रोत पर शोध करती थी जो लोगों को अपमानित कर सकता था। अधिकांश बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहरों को नष्ट करने के बाद इस आनुवंशिक कंपनी को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और प्रदूषित शहरों को भी अलग कर दिया गया था। संक्षारण सागर जैसे विषम दृश्य रेखाओं और प्रजनन क्षेत्रों की स्थापना के अलावा सरकार ने प्रदूषित क्षेत्रों में आनुवंशिक मारक के लिए समर्पित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेएमबी फेरी टेल टूरिस्ट सिटी की सभी सरकारी एजेंसियां प्रदूषित क्षेत्र में बनी हैं और यह जेएमबी फेरी टेल सिटी का मूल सैन्य बल नहीं है जो वर्तमान सरकार के लिए काम कर रहा है, बल्कि विदेशी भाड़े के सैनिक हैं। शहर के दस्तावेजों से दूर देखते हुए जू हो ने दाहिनी ओर 2 लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या संयोग है? वो 2 लोग थे, महिला खिलाड़ी और वो बड़ा आदमी जो पहले चले गए। महिला खिलाड़ी आगे आई, आप शहरी साहित्य भी पढ़ते हैं, कुछ देखा? जू हो सतर्क दिखी, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। इस बार महिला का मजाक उड़ाया गया। हम सभी इस काम के लिए हैं, संदेशों के आदान प्रदान से समय की बचत होती है। तो पहले अपने बारे में बताओ। जू हो ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और कहा, मेरे हाथ में महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके सुराग आदान प्रदान करने लायक हैं या नहीं। ठीक है। महिला खिलाड़ी बहुत सीधी थी और धीमी आवाज में बोली, पर्यटन शहर में कोई बच्चे नहीं है। यह अजीब है। बिल्डिंग ब्लॉक परी कथा शहर बच्चों का स्वर्ग हुआ करता था, लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा है एक अकेला बच्चा, विदेशी पर्यटक और कोई भी बच्चे नहीं लाया। अध्याय 151 कार्य की दिशा। जू हो की अभिव्यक्ति थी, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। ये किस तरह का महत्वपूर्ण सुराग है? ये खेल की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। महिला खिलाड़ी रुकी और फिर बोली, क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्यों? कहा जाता है कि 20 साल पहले भारी प्रदूषण के बाद यहाँ के लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे और विदेशी पर्यटकों को बच्चों के साथ शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या ये गेम मिशन से संबंधित है? जू हो हैरान था। महिला खिलाड़ी ने बताया, शहर में लोग 20 साल पहले हुए प्रदूषण की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की हवा, मिट्टी और पानी के स्रोत सभी सामान्य हैं। पिछले 20 सालों में बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए? अंदर कुछ तो होगा, शायद इसका संबंध मिशन से हो। जू हो ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा, आप सही हैं। महिला खिलाड़ी हल्की सी मुस्कुराई, तुम्हारा सुराग कहाँ है? जू हो ने फुसफुसाने से पहले दाएं बाएं देखा। यहाँ दुकानें अव्यवस्था में नहीं रह सकती। मैंने अभी अभी रेस्तरां में सुना है कि कुछ दुकानों में पर्यटक अक्सर गायब हो जाते हैं और यहाँ तक कि मांस भी इंसानों द्वारा बनाया जाता है। कैसे? क्या ये खबर काफी महत्वपूर्ण है? देखो, जल्द ही अंधेरा हो रहा है, हम एक साथ किसी होटल में क्यों नहीं रुकते? यहाँ होटल भी काफी महंगा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? महिला खिलाड़ी ने अपने होंठ भींच लिए और उसकी छाती फूल गई। जाहिर तौर पर वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने उसे 500 बिल फेंके और गुस्से से कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए एक रात रुकने के लिए काफी है। जू हो ने सफेद पैसा अपनी जेब में डाला, उसकी जल्दी से पीछे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, मेरे लिए रुको। महिला खिलाड़ी तेजी से चली और अन्य गायब हो गए और जू हुआकाई ने रहने के लिए जगह खोजने के लिए संग्रहालय छोड़ दिया। यदि महिला खिलाड़ी द्वारा कही गई जानकारी सत्य है तो इसे उसके कुछ विचारों का पार्श्व सत्यापन माना जा सकता है।
फूल की दुकान में महिला क्लर्क द्वारा बताई गई कहानी अतार्किक लगती है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कमजोर कर देती है, लेकिन अगर नायक की पहचान और घटनाओं की प्राथमिकता बदल दी जाए तो कहानी अधिक सहज और अधिक परिचित हो जाएगी। सबसे पहले, नायिका का पति एक नरभक्षी खिलाड़ी है और बड़े प्रदूषण से कुछ साल पहले उसे अलग करना शुरू कर दिया था। दूसरे, जब बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां सामने आई तो पति ने विदेशी प्रजातियों से लड़ाई की। अंत में अलगाव गंभीर हो गया और उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खोने से पहले आत्महत्या कर ली। ये वास्तविक दुनिया में गेमिफिकेशन की प्रक्रिया के अनुरूप है। सबसे पहले विकासवादियों और खिलाड़ियों की एक छोटी संख्या सामने आती है और फिर संख्या का विस्तार होता है। अंतर यह है कि बिल्डिंग ब्लॉक परिकथा शहर की सरलीकरण प्रक्रिया बाधित हो गई और यहाँ के अधिकांश लोग अचानक विदेशी बन गए, जिसके परिणामस्वरूप शहर की आबादी और क्षेत्र में भारी कमी आई। विषम प्रजातियों के विकास का कारण विकास प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला विष है। ये विष कोई संक्रामक रोग नहीं है और इससे सख्ती से बचाव की भी जरूरत नहीं है। महिला खिलाड़ी के अनुसार यहाँ की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता ठीक है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक परिकथा शहर की सरकार जानबूझकर खुद को अलग कर रही है और स्थानीय लोगों ने अफवाहें भी फैलाई हैं कि प्रदूषित क्षेत्र में घायल जानवरों को प्रयोगों के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। ये हैं दरअसल सभी प्रदूषित क्षेत्रों के खतरों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स फेयरी टेल सिटी में लोग महान प्रदूषण की विशिष्ट स्थिति को जानते हैं या नहीं, यह अस्थायी रूप से अज्ञात है, लेकिन यहाँ कई लोगों द्वारा बताई गई कहानियों में महान प्रदूषण शामिल होगा और महान प्रदूषण के स्पष्ट रूप से छिपे हुए उद्देश्य हैं, ये कहते हुए कि ऐसा हुआ है खेल कार्यों से कोई लेना देना नहीं है जो विश्वास करने की हिम्मत करता है। कालकोठरी में 3 मिशन हैं और गेम ये संकेत नहीं देता है कि उनमें से किसी एक को स्तर पार करने के लिए पूरा किया जा सकता है या नहीं, इसलिए वर्तमान में केवल 3 मिशनों को अनिवार्य माना जा सकता है। बाद के 2 कार्यों को अकेले देखने पर आप पाएंगे कि वे संबंधित हैं। एक ऐसी महिला ढूंढें जो सही कहानी सुनाती हो और उसके लिए दांत ढूंढें। यदि 3 विकल्प प्रगतिशील हैं तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो सही कहानी बताता हो। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक परिकथा शहर में कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन सही कहानी को एक निश्चित कहानी या कुछ कहानियों का संदर्भ देना चाहिए, चाहे वह सच हो या गलत। इस व्यक्ति को ढूंढने से पहले आपको सही कहानी की सामान्य दिशा का पता लगाना होगा। वर्तमान में ये दिशा 20 साल पहले का बड़ा प्रदूषण होने की संभावना है। ये पता लगाने के बाद जू हुओ की कार भी योंगक्सिंग क्लब हाउस पहुंची। जब वह कार से बाहर निकले तो कुछ पर्यटकों को दरवाजे पर रोका गया और वेटर ने विनम्रता से कहा, कई हमारी जगह सदस्यता आधारित है और केवल सदस्य ही चेक इन कर सकते हैं। क्या पैसे जोड़ना ठीक है? एक पर्यटक ने कहा, हम सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य स्टोर सदस्यता कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार है और हमारे स्थानीय स्टोर सदस्यता कार्ड नहीं संभाल सकते, वेटर ने मुस्कुराते हुए समझाया। कई पर्यटक गुस्से में चले गए। जू हुओ आगे बढ़े और पूछा, क्या योंगक्सिंग रेस्तरां के सदस्यता कार्ड का उपयोग किया जा सकता है? वेटर अधिक ईमानदारी से मुस्कुराया, बेशक योंगक्सिंग का सदस्यता कार्ड सार्वभौमिक है। आपका उपनाम क्या है, सर? सू। जू हुओ ने पहली ट्रेन में मिला सदस्यता कार्ड सौंपा। वेटर ने इसे दोनों हाथों से लिया, किनारे पर अपनी उंगली सरकाई और तुरंत इसे वापस कर दिया। गर्मजोशी से उसे अंदर आमंत्रित किया और क्लब की आंतरिक सुविधाओं का परिचय दिया। पहली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से अवकाश और मनोरंजन के लिए किया जाता है। श्री जू यहाँ गेंद खेल सकते हैं या चाय पी सकते हैं। यदि आप कोई प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो सिनेमा के अलावा हमारे पास यहाँ एक समर्पित प्रदर्शन टीम भी है। दूसरी मंजिल भोजन के लिए जगह है। बिल्डिंग ब्लॉक्स फेयरी टेल सिटी के स्थानीय व्यंजनों के अलावा अन्य जिलों के विशेष व्यंजन भी हैं। हालांकि रेस्तरां मानव मांस या विषम प्रजातियों द्वारा उत्पादित कोई भी मांस और सब्जियां उपलब्ध नहीं कराता है, कृपया समझे। तीसरी मंजिल तैराकी क्षेत्र और फिटनेस क्षेत्र है और चौथी से 10वीं मंजिल वीआईपी कमरे हैं। श्री जू कोई भी उपलब्ध कमरा चुन सकते हैं। मैं रात का नजारा देखना चाहता हूँ, जू हुओ ने कहा। मैं समझता हूँ, मिस्टर जू शीर्ष मंजिल पर मनोरम कमरे में रह सकते हैं, जहां आप 360 डिग्री पर फेयरी टेल सिटी को देख सकते हैं और आप प्रदूषित क्षेत्र में सरकारी शहर की रोशनी भी देख सकते हैं। वेटर आखिरी हस्ताक्षरित रसीद देखकर मुस्कुराया, जिस पर कीमत अंकित थी और एक रात के लिए मनोरम कमरे की कीमत 5000 सफेद बिल थी। जू हुओ ने 2 रातें बुक की और उसे 1000 की टिप दी। क्या सदस्य लोगों को अंदर ला सकते हैं? मुझे वास्तव में खेद है मिस्टर जू, योंगक्सिंग केवल सदस्यता कार्ड वाले मेहमानों को स्वीकार करता है। यह मेहमानों के आराम को सुनिश्चित करने के लिए भी है। जू हुओ ने सिर हिलाया, कुछ खाने का ऑर्डर दिया और कहा, आपने कहा था कि आपके पास एक प्रदर्शन टीम है। क्या कोई है जो कहानियां सुना सकता है? हाँ, क्या आप आराम करने के लिए नीचे बॉक्स में जाना चाहेंगे या कमरे में ही आराम करना चाहेंगे? वेटर ने पूछा। किसी को बुलाओ। वेटर जल्दी से चला गया। जू हुओ स्नान करने चला गया। खाना और कहानीकार आ गए। वह खाने की मेज पर बैठ गया। कुछ मीटर दूर खड़ी महिला पर नजर डाली, तुम बहुत बुरी नहीं हो। महिला मुस्कुराई और बोली, अगर श्रीमान बिल्डिंग ब्लॉक्स के परिकथा शहर में कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे इसके बारे में सब पता है। जू हुओ ने अपनी वाइन का एक घूंट लिया। आइए पहले 20 साल पहले की प्रदूषण घटना के बारे में बात करते हैं। महिला ने इससे जुड़ी कई कहानियां बताई। उसने जो कहा वह दिन के दौरान जू हुओ से मिले लोगों से कहीं अधिक सुखद था। कम से कम कहानी शुरू से अंत तक पूरी थी और कोई स्पष्ट खामियां नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी कहानी भी थी जिसमें सच और झूठ के बीच अंतर करना मुश्किल था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह जानना चाहता था। लोगों को विदा करने के बाद उसने वेटर को दोबारा बुलाया। तब पता चला कि यह क्लब हाउस 10 साल पहले बनाया गया था। कहानीकारों के एक समूह को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन कहानियों की सामग्री फेरी टेल सिटी के समान है। खिड़की के सामने खड़े होकर जू हुओ ने अचानक सड़क के कोने में कुछ जंगली बिल्लियों को लड़ते हुए देखा। थकी हुई पतली बिल्लियों में से एक कूड़ेदान से नीचे लुढ़क गई और जमीन पर किसी चीज से फंस गई और फिर दूसरी जंगली बिल्लियां दौड़कर उसके गले में आई और उसे खा गई। काफी रात हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर की दुकानें बंद होने के बाद सड़क पर रोशनी अचानक कमजोर हो गई और यह अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे दूर प्रदूषित इलाके में चमकदार रोशनी वाली इमारतों की छाया में मरे हुए जानवर छिपे हो। पीछे मुड़कर उसने पर्दे खींचे और बिस्तर पर लेट गया। अध्याय 152 परिकथा शहर में रात। खेल का समय आधी रात के 3 बजे था और बिना किसी चेतावनी के अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जू हुओ अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की दिशा में देखा।
खट खट खटक खटक खटक, बूम 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 बूम। दरवाजे पर तेज दस्तक धीरे धीरे दरवाजा तोड़ने में बदल गई और आवाज बढ़ती रही। जू हुओ बस बैठ गई, दरवाजे की आवाज सुनी और जवाब में दरवाजा खोलने का इरादा नहीं किया। दरवाजे पर दस्तक कुछ देर तक हुई और अचानक बंद हो गई और फिर दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद अलग गंभीरता की एक और पदचाप दरवाजे से गुजरी। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद जिस दिशा से वे गए थे उसी दिशा से वापस आते कदमों की आवाज आई, जो दरवाजा पीट रहे थे। मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे मारने वाला है, कृपया दरवाजा खोलो। वह जल्द ही आ रहा है, जब तक वह मुझे ढूंढेगा मैं मर जाऊंगी। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मर जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी मूल्यवान चीजें हैं, जब तक आप दरवाजा खोलेंगे मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो। दरवाजा पटकने और चिल्लाने की आवाज तेज होती जा रही थी। जू हुओ ने बिस्तर के पास सर्विस बटन दबाया, लेकिन कनेक्ट करने के बाद वेटर नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर की महिला बोली, कृपया मुझे बचा लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। जू हुओ ने सीधे संचार बंद कर दिया, लेकिन फिर दरवाजे के बाहर की आवाज गायब हो गई, उसकी जगह खिड़की पर दस्तक ने ले ली। वह उठकर खिड़की के पास गया, लापरवाही से पर्दे खोले, लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई और खिड़की के बाहर बिखरे बालों और तारांकन 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 चेहरे वाली महिला से कहा, बहुत रात हो गई है, वापस जाओ सोने के लिए। महिला का चेहरा तुरंत घूम गया और फिर वह खिड़की में मौजूद व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ी। अप्रत्याशित रूप से जू हुओ ने इस समय अचानक कांच की खिड़की खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के बीच की बाधा अचानक गायब हो गई। महिला लगभग अपनी मुद्रा नहीं रोक सकी और उससे भिड़ गई। उसने खिड़की के दोनों किनारों को सख्ती से पकड़ लिया, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह डरपोक दिखा रही थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी ठुड्डी झुक गई और एक लंबी जीभ बाहर निकल गई। जू हुओ ने उसे भावशून्यता से प्रदर्शन करते हुए देखा, खिड़की फिर से खुली है, क्या आप बाहर लटकते हुए थक गए हैं? आप अंदर क्यों नहीं आते और चलो बातें करते हैं? उसे अपनी ओर हाथ बढ़ाते देख महिला की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह मुड़ी और खिड़की से पीछे हट गई, हल्के से ऊपर की ओर उड़ी और फिर गायब हो गई। इस समय योंगबेक्सिंग क्लब हाउस से कुछ ही दूरी पर एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। जू हुओ ने वहां देखा और वापस सो गई। अगली सुबह भोर होते ही पर्यटक शहर में कल की हलचल फिर से शुरू हो गई और रात में गायब हुए सभी पर्यटक अचानक प्रकट हो गए और शहर भोजन की गंध से भर गया। जू हुओ ने कल वेटर को देखा जब वह दूसरी मंजिल पर खाना खाने गया और उसने पूछा, क्या रात में ड्यूटी पर कोई नहीं है? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे काम का समय सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक है। जू हुओ ने सिर हिलाया, बेशक खेल में होटल की तुलना वास्तविकता में होटल से नहीं की जा सकती। नाश्ते के बाद उन्होंने ट्रू लव स्क्वायर जाने की योजना बनाई। जब मैं लॉबी में गया तो मैंने एक वेटर को ऊपर से नीचे आते हुए सुना और फ्रंट डेस्क से कहा, अतिथि ने अभी अभी 15,000 सफेद नोटों के लायक एक क्रिस्टल वाइन ग्लास तोड़ दिया है और जब उसने पहली बार पंजीकरण कराया तो वह चूक गया। जू हुओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, लेकिन उसने अपने पास से चल रही बैकपैक वाली महिला को बड़बड़ाते हुए सुना, इस शातिर और धूम्रपान करने वाले यून जिंग ने ग्राहकों के पैसे को धोखा देकर अपना भाग्य बनाया। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर घूरकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी महिला को नहीं देखा? जू हुओ ने उसकी ओर देखा, मुड़ी और चली गई। वह ट्रू लव स्क्वायर की ओर चला गया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि रास्ते भर रुकता रहा और जब उसकी रुचि हुई तो कुछ देर तक स्थानीय लोगों से बातचीत करता रहा। जब हम ट्रू लव स्क्वायर पहुंचे तो दोपहर के भोजन का समय हो चुका था, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत से लोग जमा थे। उनमें से ज्यादातर जुड़े थे, जो टूर गाइड या स्थानीय लोगों को केंद्र में 3 पत्थर की पट्टियों पर अंकित प्रेम कहानी सुना रहे थे। वर्ग जू हुओ बाहर खड़ा था और उसने स्टेल पढ़ना समाप्त कर दिया। कहानी का कथानक वही है जो उसने कल सुना था, लेकिन विशिष्ट समय जोड़ा गया है। नायक और नायिका की उम्र और जीवन भी दर्ज किया जाता है, खासकर नायिका जो फूलों की नई किस्मों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी देर के लिए स्टेल के सामने देखते हुए उसने भीड़ में एक नजर डाली, पीछे मुड़कर देखा और भीड़ के पार एक सफेद स्कर्ट में एक लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने कंधे पर प्रशिक्षक का बैज लगाया और फिर से उसकी ओर हाथ हिलाया, सर यहाँ आए, हम शुरुआत से शुरुआत करने जा रहे हैं। जू हुओ आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ी और फिर से प्रेम कहानी सुनी। इसे सुनने वाले कुछ पर्यटक और जोड़े रो रहे थे और पछता रहे थे। यह उनके लिए सबसे अच्छा अंत हो सकता है। सफेद पोशाक में लड़की मुस्कुराई और बोली, जीवन और मृत्यु दुनिया की सबसे दर्दनाक चीजें हैं। शायद वे दूसरी दुनिया में खुश होंगे। पर्यटकों ने फिर सिर हिलाया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और तली हुई शैवाल के गोले बेचने वाली छोटी दुकान की ओर दौड़ पड़े। एक महिला पर्यटक ने शैवाल के गोले खाते समय कहा, इसे खाना पानी की पूर्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने अपना सिर घुमाने से पहले कुछ सेकंड के लिए उन्हें देखा और जू हुओ से कहा, इस समय के दौरान सालगे शेलफिश सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, क्या आप इसे आजमाना नहीं चाहते, सर? जू हुओ ने अपना सिर हिलाया और उसे पानी की एक बोतल दी, अपना गला गीला करो। धन्यवाद। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने इसे ले लिया और बोली, मैं देख रही हूँ कि श्रीमान यहाँ बहुत खड़े हैं, क्या उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आ रही है? मेरा कोई प्रेमी नहीं है, जू हुओ ने कहा। आह, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने सांत्वना देते हुए कहा, उदास मत हो, तुम्हें वह लड़की जरूर मिलेगी जिससे तुम प्यार करते हो। जू हुओ मुस्कुराए और स्टील की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, इस स्टील के अलावा क्या उनके पास कोई कब नहीं है? सफेद पोशाक में लड़की ने स्टील को देखने के लिए उसकी दृष्टि का अनुसरण किया और अचानक अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुस्कुराई, श्रीमान आप मजाक कर रहे हैं। यह एक परी कथा शहर है। परी कथा शहर में कोई समाधि नहीं है। अगर मैं बच्चों को डरा दूं तो क्या होगा? जू हुओ अभी भी बात करना चाहती थी, लेकिन दूर से किसी ने सफेद स्कर्ट में एक लड़की को बुलाया। उसने माफी मांगते हुए उसे एक बिजनेस कार्ड दिया, मेरे पास अभी भी एक नौकरी है। अगर आपको किसी टूर गाइड या गाइड की जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। जू हुओ ने बिजनेस कार्ड अपनी जेब में रखा और ट्रू लव स्क्वायर से बाहर निकलने से पहले उसे भीड़ में गायब होते देखा और पर्यटक शहर के प्रवेश द्वार पर जाने के लिए एक कार ली। इस समय पर्यटन शहर के प्रवेश द्वार पर महिला खिलाड़ी और बड़ा आदमी जो कल एक ही कार में आए थे और पुरुष और महिला खिलाड़ियों की जोड़ी एक के बाद एक यहाँ लौट आई और जिस युवक का अपहरण किया गया था वह भी आया था यहाँ वापस, दूसरों की थकावट के लिए।
कई लोगों को सड़क के किनारे आराम करने की जगह मिली और घावों से भरे चेहरे वाला युवक सबसे पहले बोला, क्या आपको कोई सुराग मिला? इससे बातचीत शुरू हुई और वह पुरुष और महिला ही थे जिन्होंने सबसे पहले बात की। महिला ने अपने चेहरे पर खरोंचों को छुआ और कहा, कोई सुराग ढूंढने की बात मत करो, हमने कल स्टोव में रुकने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन हमें सड़क पर आवारा बिल्लियों का एक समूह मिला। कुत्ता। आपको आवारा बिल्लियों और कुत्तों ने इस तरह घायल कर दिया? युवक ने चौंक कर टोक दिया। क्या आपको लगता है कि वे साधारण बिल्लियां और कुत्ते हैं? महिला ने गुस्से में कहा, यहाँ की बिल्लियां और कुत्ते बाघ और तेंदुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वे सभी लोगों को खाते हैं। अध्याय 153 सरल लोक रीति रिवाज और अच्छी जगह। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें क्या हासिल होगा? उसके बगल वाले आदमी ने उसे रोका और पूछा। युवक के मुंह का कोना हिल गया। मैं कल एक अरोमाथेरेपी की दुकान पर गया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मुझे लूटने वाले 2 लोग बेवजह गायब हो गए। मैं इतना डर गया कि मैं तुरंत बाहर भाग गया। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी और बड़े आदमी के बीच ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जिस स्थान पर हम कल रहते थे उसे बावहिनिया रेस्तरां कहा जाता था। रेस्तरां में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वहां रहने वाले अधिकांश मेहमान नरभक्षी हैं। रात में मैंने बाकी वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन केवल अवर्णनीय अभिव्यक्ति से मैं बता सकता हूं कि नरभक्षियों से भरे रेस्तरां की स्थिति कितनी दयनीय है। क्या बकवास है? चेहरे पर घाव वाली महिला ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। ये परियों की कहानी वाला शहर बहुत अजीब है। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने कहा, चाहे स्थानीय लोग हो या पर्यटक यहाँ कहानियां सुनाना पसंद करते हो, 10 मीटर के भीतर 3 या 4 लोग होंगे जो आपको अंदर की जानकारी बेचने के लिए आगे आएंगे। वे सभी भयावह हैं और सुनने के बाद उन्हें केवल एक ही भावना है। इस शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है जो सुरक्षित हो। अचानक किसी ने पीछे से उत्तर दिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवा महिला अपनी पीठ पर बैग लटकाए हुए थी। बैकपैक वाली लड़की आई और उदारता से बोली, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, हमें भी इसी उदाहरण के लिए यहाँ होना चाहिए। मैं आपसे पहले पहुंच गया। मैं दोपहर को पहुंचा और मेरे साथ 2 पुरुष खिलाड़ी थे, लेकिन वे गायब हो गए। क्या आपने जिन 2 लोगों का उल्लेख किया है उनकी भौहों के नाखून एक जैसे हैं और दूसरे की भौहें एक जैसी हैं? लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने पूछा। बैकपैक वाली लड़की ने सिर हिलाया। वे गायब हो गए हैं। युवक ने तुरंत उत्तर दिया, ब्यूटी अरोमाथेरेपी की दुकान पर। तो यह ऐसा ही है। बैकपैक वाली लड़की को आश्चर्य नहीं हुआ। वह कुछ लोगों के पास बैठ गई। कल के बाद आपको इस परी कथा शहर की प्रारंभिक समझ होनी चाहिए। यहाँ हर कोई 1 दर्जन या 20 कहानियां आकस्मिक रूप से बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल हो सकता है एक कहानी जिसे हम सुनना चाहते हैं, और यदि हम अलग अलग कार्य करते हैं तो ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान है। इसलिए मैं साथ आने का प्रस्ताव करता हूँ। कई अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी तीनों ने भी सिर हिलाया। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम ताओ चेंगक्सिन है, एक ही लेवल अश्वेत खिलाड़ी। बैकपैक वाली लड़की ने कहा। सन जिरो भी एक ही लेवल खिलाड़ी है। लंबे बालों वाली महिला खिलाड़ी ने उससे हाथ मिलाया और फिर अपने बगल वाले बड़े आदमी का परिचय दिया। उसका नाम शेनताई है। वह मेरा दोस्त है और वह एक ही लेवल खिलाड़ी भी है। मेरा नाम तांग युआन है, एर युआन, सकल नहीं। युवक ने बारीकी से पीछा किया। मैं एक श्वेत खिलाड़ी हूँ। उसके बगल वाले पुरुष और महिला ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, वांग कियाओ गाओ बेमेई। ये दोनों भी ई रैंक खिलाड़ी हैं। अगर मेरे साथ कार में बैठे 2 लोग गायब हो जाएं, तो हम में से केवल 6 ही बचे रहेंगे। ताओ चेंगक्सिन ने कहा। एक और है, सन जीजू ने कहा। यह एक पुरुष खिलाड़ी है। तांग युआन और बाकी सभी ने इस आदमी को देखा है। ये सही है, क्या वह तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया था? वांग कियाओ ने पलटकर तांग युआन से पूछा। तांग युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। वह कल बियर क्लॉ रेस्तरां में दाखिल हुआ और बाहर नहीं आया। भालू पंजा रेस्तरां, सन जिरो ने रुकते हुए कहा। बेयर क्लॉ रेस्तरां और ब्यूटी फ्रेग्रेंस शॉप वे स्थान है जहां कार में बैठी बूढ़ी महिला ने उसे बताया था। ताओ चेंगक्सिन ने सवाल किया कि क्या हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा, तो फिर मुझे डर है कि उन्हें धोखा दिया गया है। फेरी टेल सिटी में स्थानीय लोग बहुत ईमानदार नहीं है। गाओ बेमेई ने आह भरी और कहा, कुछ भोजन करने वालों ने पहले ही उसे बताया है कि रेस्तरां मानव मांस है और वह अभी भी वहां रहने की हिम्मत करता है। क्या उसे लगता है कि वह कोई शक्तिशाली चरित्र है? मुझे नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है। वह मरने लायक है। कौन इसका हकदार है? आवाज के साथ काले अंगूरों का एक बड़ा गुच्छा मेज पर फेंका गया, जिससे मेज के आसपास के सभी लोग खड़े हो गए। ढेर सारे स्नैक्स और फलों के साथ घूमना। यह आप है। तुम ठीक हो? ताओ चेंगक्सिन और सन जिरो की आवाजें एक ही समय में सुनाई दी और दोनों ने फिर से एक दूसरे की ओर देखा और बाद वाले ने पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? मेरी मुलाकात हो चुकी है। ताओ चेंगक्सिन ने बस इतना बताया कि वह और जू हुओ सुबह योंगक्सिंग क्लब के प्रवेश द्वार पर मिले थे। जू हुओ कुछ लोगों के पास आए और सबसे पहले तांग युआन नाम के युवक पर नजर डाली। पिटाई हल्की नहीं थी, वो 2 लोग मर गए होंगे। अचानक हुए वाक्य ने कई अन्य खिलाड़ियों को सतर्क कर दिया। तांग युआन ने उन्हें घूर कर देखा। आपको नहीं लगता कि मैंने उन 2 लोगों को मार डाला? क्या आप? वे इतने शक्तिशाली हैं, मैं उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता हूँ? उसने अभी जो कहा उस पर गौर करना ठीक है। आखिरकार उपस्थित सभी लोगों को लगा कि शहर असामान्य था। होटल में ठहरने वाले 1 या 2 लोगों को मिस करना कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिक शक्तिशाली खिलाड़ी गायब है, लेकिन तांग युआन ठीक है। सुअर बनने का नाटक करो और बाघ खाओ, गाओ बेमेई ने व्यंग्य किया। तांग युआन खुद का बचाव करने वाला था, लेकिन जू हुओ ने उसे रोका। मैंने यह नहीं कहा कि उसने किसी को मार डाला। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? तुम कुछ फल क्यों नहीं खाते? ताओ चेंगक्सिन ने उसकी ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कौन सा फल उगाया जाता है, इसलिए आप इसे खाने की हिम्मत करते हैं? बाएं और दाएं कोई लोग नहीं है। जू हुओ लापरवाही से बैठ गया। आपको कैसे मालूम? सुन जिरो ने उसकी ओर देखा। पूछना। जू हुओ ने स्वाभाविक रूप से कहा, आप लंबे मुंह के साथ क्या करते हैं? सुन जिरो ने अपनी सांस रोककर कहा, वे जो कहते हैं उस पर विश्वास करें। जिस बूढ़ी महिला ने आपको कल कार में कूपन दिया था, उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह चाहती है कि आप मर जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? जू हुओ ने यह व्यक्त करने के लिए अपना हाथ लहराया कि यह असंभव था। यहाँ के लोग सरल और मेहमान नवाज हैं, वे लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं?
लोग सरल और मेहमान नवाज हैं। सुन जिरो को संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। बस ऐसा नहीं है। जू हुओ ने एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का एक काला अंगूर छील लिया और कहा, जब तक आप कुछ खरीदते हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। वे आपको वह सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि वे क्या कहते हैं? वांग कियाओ और गाओ बैमेई कल होटल में रुकने से बहुत डर रहे थे। परिणामस्वरूप शहर में बिल्लियां और कुत्ते भी असामान्य हो गए। बिल्लियां और कुत्ते बहुत क्रूर होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि जो लोग दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, रात में उनका चेहरा कैसा होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जू हुओ ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। दोनों का दम घुट गया। इस समय सुन जिरो ने ठंडे स्वर में कहा, उस मामले में आप कल रात कहाँ रहते थे? मैं आपको क्यों बताऊं? जू हुओ ने उससे वापस पूछा और कहा, कल मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था और तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें नुकसान हुआ है और तुम इसका फायदा उठाने के लिए मेरे पास आना चाहते हो। शांत हो जाओ सब लोग। तांग युआन ने तुरंत मामले को सुलझाया, क्या अब सबसे महत्वपूर्ण बात कार्य को पूरा करना नहीं है? हाँ, यदि आपके पास कोई सुराग है तो आप इसे सभी के संदर्भ के लिए साझा क्यों नहीं करते? ताओ चेंगक्सिन ने कहा, इसके विपरीत, यदि आप सीखी गई सभी जानकारी साझा करते हैं और इसे एकीकृत करते हैं तो सफलता मिल सकती है। जू हुओ अंगूर खा रहा था और उसने कई लोगों को स्कैन किया। मेरे पास सुराग है, लेकिन क्या आपकी जानकारी मूल्यवान है? उसके बगल में सुन जिरो ने भौहें चढ़ा दी, उसने कल भी यही बात कही थी। अध्याय 154 सुरागों का आदान प्रदान। जब नए लोग सड़कों और गलियों में मौखिक रूप से प्रसारित उन डरावनी कहानियों को सुनते हैं, तो उनकी आमतौर पर दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक और तरह का विश्वास है, उन दो मजबूत लोगों, वांग कियाओ और गाओ बैमेई की तरह, जो होटल में रहने से बहुत डरते हैं। सुन जिरो पूर्व है, इसलिए जब जू हुओ ने रेस्तरां के बारे में गंभीरता से कहा, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब उसके रवैये को देखते हुए उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह वास्तव में स्थानीय लोगों पर विश्वास करता था और केवल भाग्य से बियक्लो रेस्तरां से बचता था। क्या अब हम एक ही नाव पर नहीं हैं? वांग कियाओ ने कहा, तुम्हारे लिए सुराग छुपाने से क्या फायदा? इतने बड़े परिकथा वाले शहर में क्या तुम अकेले काम पूरा कर सकते हो? ये सही है। सू डे ने संतुष्टि में अपनी उंगलियां लहराई, तुम्हारे बिना भी मैं कार्य पूरा कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक सवारी का मौका देने के लिए यहाँ आया हूँ। बोलते समय उन्होंने सुन जिरो की ओर देखा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। हालांकि उनके कुछ गुप्त उद्देश्य थे, सुन जिरो नाराज नहीं थे, शर्तों पर बातचीत की जा सकती है। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझौता करना पड़ा। वांग कियाओ ने अनिच्छा से कहा, आधार यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके सुराग उपयोगी हो। बेशक। जू हुओ ने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया और फिर सुन जीजू से कहा, वहां जाओ और देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें कल धोखा नहीं दिया। क्या ये सिर्फ बुलेटिन बोर्ड नहीं है? गाओ बैमेई ने उस पर नजर डाली, उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। शेन ताइसन जिरो के बगल में चली गई और अंदर के लेखों की खोज करने से पहले बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर आधा चक्कर लगाया। वह पलटा और बोला, इसके पीछे लापता लोगों के लिए पुरस्कार है। सन जिरो और अन्य लोग जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन पाया कि बुलेटिन बोर्ड का पिछला भाग हथेली के आकार के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका हुआ था, जिनमें से सभी अलग अलग लापता व्यक्तियों की सूचनाएं थीं, और मोटे तौर पर देखने के बाद उनमें से लगभग 100 थे गणना। इतने सारे स्थानीय लोग लापता हैं। ताओ चेंगक्सिन ने भौहें चढ़ा दी। आप कैसे जानते हैं कि वे स्थानीय हैं? गाओ बैमेई ने अवचेतन रूप से पूछा। अन्य स्थानों से पर्यटकों को ढूंढने पर इनाम कौन देगा? वांग कियाओ ने अधीरता से कहा, जो लोग किसी को ढूंढेंगे वे स्थानीय ही होंगे। ये सही है। सन जिरो ने भी समस्या देखी, ये सभी लोग आवास क्षेत्र के पास गायब हो गए। उसने जू हुओ की ओर देखा, तुम्हें कल पता चला। जू हुओ ने अपनी उंगलियां चटकाई, ये कैसा है? क्या मेरी ईमानदारी काफी है? कई लोग यहाँ वापस आए और फिर से बातचीत करने बैठ गए। आप क्या चाहते हैं? सुन जिरो ने बिंदु पर कटौती की। आप चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं या उन्हें खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। जू हुओ ने कहा, मैं बहुत बातूनी व्यक्ति हूँ। यदि मेरे द्वारा दिए गए सुराग बेकार हैं तो मैं कार्य समाप्त होने के बाद आपको चीजें वापस कर सकता हूँ। इसका आधार यह है कि यदि कोई भी कार्य पूरा करता है तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कोई आपको बताएगा कि कार्य पूरा करने के बाद स्तर को कैसे पार करना है? ताओ चेंगक्सिन ने कहा, ये कालकोठरी एक सामूहिक कालकोठरी नहीं हो सकती है। किसी को स्तर पार करते ही कालकोठरी छोड़नी होगी। आपको क्यों बताएं? मुझे यकीन नहीं है। जू हुओन ने उदासीनता से कहा, इसलिए मुझे पहले से ही थोड़ा लाभ इकट्ठा करना होगा। हालांकि अगर यह कालकोठरी एक सामूहिक कालकोठरी है तो एक व्यक्ति रीति रिवाजों को साफ करता है और सभी सदस्य रीति रिवाजों को साफ करते हैं। क्या इससे हमारा बहुत समय नहीं बचेगा? ये समझ में आता है। कार्य का समय केवल 3 दिन है। अब लगभग 1 दिन हो गया है और हमें कुछ भी नहीं मिला है। तांग युआन ने कुछ देर सोचा। सुन जिरो को पैसे की परवाह नहीं थी, आपको कितना सफेद धन चाहिए? इसे देखो। जू हुओ ने हंसते हुए कहा, यदि आप अधिक देंगे तो मैं अधिक कहूंगा, यदि आप कम देंगे तो मैं कम कहूंगा। ज्यादा दूर मत जाओ। वांग कियाओ ने असंतुष्ट होकर कहा, हमारे पास भी कुछ सुराग है। आप इसे मुझे बेच भी सकते हैं या विनिमय भी कर सकते हैं। जू हुओ ने कहा, लेकिन इसे खरीदना है या नहीं यह मेरा मामला है। भुगतान करने वाले पहले व्यक्ति ताओ चेंगक्सिन थे। उसने एक कार बुलाई और कार में बैठते ही बाहरी दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए सनशेड मोड चालू कर दिया। आप कुल कीमत लगा सकते हैं। उसने कहा, अगर पैसा पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे आपके साथ अन्य जानकारी के साथ बदल सकती हूँ। 5000। जू हुओ ने कहा। ताओ चेंगक्सिन ने एक पल के लिए झिझकते हुए सनकियान को बताया, मुझे सरकारी कार्यालय से कुछ खबर मिली है। ये पता चला है कि फेरी टेल सिटी में उच्चतम स्तर को छोड़कर सभी सरकारी कर्मियों को बदल दिया गया है। प्रतिस्थापन कर्मी अन्य जिलों के खिलाड़ी हैं। वे सभी एक कंपनी से संबंधित हैं। कौन सी कंपनी? मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। उसने कहा, सरकारी कार्यालय के लोग परिवहन और आपूर्ति प्राप्त करने के अलावा लगभग कभी भी फेरी टेल सिटी नहीं आते हैं। जू हुओ ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे लिए 2000। मेरे पास 2 सुराग हैं। 1. मिशन 20 साल पहले प्रदूषण की घटना से संबंधित होना चाहिए। 2. कहानीकार कम से कम 35 साल का होना चाहिए।
ताओ चेंगक्सिन पहले सुराग से आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन वह दूसरे सुराग से आश्चर्यचकित थी। 35 साल की क्यों? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, जू हुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, या आप अन्य सुरागों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ताओ चेंगक्सिन ने कहने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, आपको अधिक विशिष्ट होना चाहिए। मेरे पास एक विशेषता है जो शब्दों की प्रामाणिकता की पहचान कर सकती है। भले ही मुझे अंततः वह व्यक्ति मिल जाए जो कहानी सुनाता है, किसी को ये पहचानने की आवश्यकता है कि क्या दूसरा व्यक्ति बता रहा है सच्चाई। जू हुओ को थोड़ी दिलचस्पी हुई, ये कितनी दूर तक जा सकता है? 20% से अधिक को झूठ माना जाएगा। तो ताओ चेंगक्सिन जानता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। जू हुओ ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। 20 साल पहले हुई प्रदूषण की घटना को कम से कम 2 या 3 साल पीछे धकेला जा सकता है। 35 से अधिक उम्र के लोग इस घटना की पूरी तस्वीर जान सकते हैं। मिशन के लिए आवश्यक कहानी में इस दायरे को शामिल किया जाना चाहिए। ताओ चेंगक्सिन ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कार से बाहर निकल गया। आने वाला दूसरा व्यक्ति सुन जिरो था। इससे पहले कि वह बोल पाती, जू हुओ ने सीधे कहा, 10,000 सफेद बिल, कोई सौदेबाजी नहीं। सुन जिरो ने कीमत का बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं किया और सीधे पैसे का भुगतान कर दिया। जू हुओ ने हमेशा की तरह 2 सुराग बताए और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एक साथ यात्रा के लिए मैं आपको एक अतिरिक्त समाचार बता सकता हूँ। सुन जिरो ने उसे घूरकर देखा। इस बार 9 से अधिक खिलाड़ी हैं। बकवास। सुन जिरो ने अपने मुंह का कोना खींचा और चला गया। बाद वाले 3 के पास केवल 2 आधे अधूरे सुराग थे। वे फिर से मिलने के लिए समय और स्थान पर सहमत हुए और वांग कियाओ और गाओ बैमेई शाप देते हुए चले गए। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। जू हुओक्सी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया और फिर फेरी टेल सिटी के केंद्र में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के लिए टैक्सी ले ली। बाहर आने से पहले वह लगभग आधे घंटे तक अंदर रहे और उस व्याख्याता से संपर्क किया जिसने पहले उसे अपना व्यवसाय कार्ड दिया था। दोनों की मुलाकात ट्रू लव स्क्वायर में हुई और जू हुओ ने कुछ पैसे खर्च करके एक सफेद स्कर्ट वाली लड़की से उसके लिए टूर गाइड बनने के लिए कहा, जो उसे फेरी टेल सिटी के इतिहास और संस्कृति से परिचित कराती थी। पूरी दोपहर वे दोनों फेरी टेल सिटी में घूमते रहे। दोपहर में फेरी टेल सिटी में पंखुड़ियों की बारिश हुई। पंखुड़ियों की कृत्रिम वर्षा। कई अंडाकार आकार के अंतरिक्ष यान फेरी टेल सिटी के ऊपर मंडराते हैं। समय समय पर कुछ छोटे विमान छोड़ते हैं। वे पानी और फूलों की पंखुड़ियां ले जाते हैं और उन्हें समान रूप से जमीन की ओर फेंकते हैं। 10 मिनट में ही पूरा शहर फूलों की खुशबू से महक उठता है। सफेद पोशाक में लड़की ने हाथ बढ़ाकर पानी के साथ कुछ पंखुड़ियां उठाई और उन्हें अपने मुंह में चबा लिया। जू हुओ को अपनी ओर देखते हुए उसने समझाया, ये फेरी टेल सिटी में एक नियमित कार्यक्रम भी है। ये वर्षा जल विशेष रूप से मीठा पानी बनाया जाता है जिसे खाया जा सकता है। फेरी टेल सिटी के रीति रिवाज अच्छी तरह से संरक्षित है, जू हुओ ने कहा। सफेद पोशाक में लड़की ने अपना सिर हिलाया, ये सिर्फ एक औपचारिकता है, पहले जैसा अच्छा नहीं है। मैंने बूढ़े व्यक्ति को ये कहते सुना कि परी कथा शहर पहले कैसा दिखता था और वही असली परी कथा शहर है। जू हुओ के चेहरे पर मुस्कान थी और लापरवाही से कहा, क्या परियों की कहानियों में लोगों को बूढ़ा नहीं होना चाहिए? मैंने सड़क पर किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा है। अध्याय 155 पहली मंजिल पर कठपुतली। सफेद स्कर्ट वाली लड़की पहले मुस्कुराई और फिर बोली, आप भी परी कथाओं में विश्वास करते हैं, लोग बूढ़े कैसे नहीं हो सकते? यदि आप मूल परी कथा शहर की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपको पुराने लोगों के पास जाना होगा, लेकिन परी कथा शहर में बूढ़े लोग या तो बीमारी से मर जाएंगे या दूसरे शहरों में चले जाएंगे और बाकी बुजुर्ग घर पर हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते। जिमो मोमो के मालिक और लॉन्ग नोज नटपाई के मालिक मूल फेरी टेल सिटी के बूढ़े लोग हैं, लेकिन जब आप उन्हें ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कि आप वहां न हो। मैं जो चाहूंगा वही कहूंगा। जू हुओ ने 2 छाते खरीदे और एक उसे दिया, चलो साथ में खाना खाते हैं। सफेद स्कर्ट वाली लड़की शर्माकर मुस्कुरा दी। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर अलग हो गए। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने छाता पकड़ रखा था और शोरगुल वाली मुख्य सड़क को छोड़कर एक जटिल सड़क में प्रवेश कर गई। हालांकि जैसे ही वह अंदर चली गई, उसे एक पुरुष और एक महिला ने रोक लिया। महिला ने उस पर खंजर रख दिया। गर्दन, अभी उस आदमी ने तुमसे क्या पूछा? सफेद पोशाक में लड़की घबरा गई और जू हुओ द्वारा दी गई टूर गाइड फीस निकाल ली। मेरे सारे पैसे यहाँ हैं। तुम्हारा पैसा कौन चाहता है? आदमी ने गुर्राया, लेकिन महिला ने पहले पैसे छीन लिए और उस आदमी की ओर घूरकर कहा, इसे व्यर्थ मत चाहो, वैसे भी यह हमारा पैसा है। आदमी ने सफेद स्कर्ट में लड़की को कंधे से पकड़ लिया और गुस्से से कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या, तो सच बताओ और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने अपनी लार निगल ली। वह आदमी अभी सिर्फ एक पर्यटक था, इसलिए उसने पूछा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के परी कथा शहर में बूढ़े आदमी को कहां पाया जाए। कहो, कहां? बिल्डिंग ब्लॉक स्टीम्ड बंस और स्वादिष्ट सॉसेज की दुकान। सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने धीमी आवाज में कहा। इन 2 जगहों के अलावा आपको बुजुर्ग लोग और कहां मिलेंगे? उस आदमी ने फिर पूछा। नहीं, अब और नहीं। फेरी टेल सिटी में ज्यादातर बूढ़े लोग बीमारी से मर गए हैं, सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने जल्दी से कहा। उस आदमी ने उसे दूर फेंक दिया, महिला से नजरें मिलाई और जल्दी से चला गया। उनके जाने के बाद सफेद स्कर्ट वाली लड़की ने जमीन पर गिरा हुआ छाता उठाया, अपनी स्कर्ट के दामन पर लगे दाग पोंछे और चलती रही। कुछ मिनट चलने के बाद अचानक कोने से एक हाथ बढ़ा, उसका गला दबाया और पूछा, उन 2 लोगों ने तुमसे क्या पूछा? सफेद पोशाक में लड़की ने जोर से सांस ली और हकलाते हुए कहा, वे चाहते हैं जाने की। वह अतिथि जो मैं लाई हूं वह कहां जा रहा है? जगह, बेयर क्लॉ रेस्तरां और स्वादिष्ट सॉसेज की दुकान, और कुछ नहीं। जब उसका दम घुटने को हुआ तो अचानक हाथ छूट गया। सफेद स्कर्ट में लड़की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बिना रुके खांसने लगी। इसी समय एक लंबा और मजबूत आदमी ऊपर से कूदा और उसने उसे एक रुमाल दिया। सफेद पोशाक वाली लड़की ने डरते हुए उसकी ओर देखा, क्या आप भी पूछना चाहते हैं कि वह मेहमान कहां जा रहा है? लंबे और मजबूत आदमी ने उसे ढेर सारा पैसा दिया। सफेद स्कर्ट वाली लड़की उसे लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए झिझकी। वह फेरी टेल सिटी में बूढ़े आदमी को ढूंढने जा रही है और मैंने उसे स्वादिष्ट सॉसेज की दुकान और बिल्डिंग ब्लॉक बन की दुकान के बारे में बताया। उस आदमी ने सिर हिलाया और चला गया।
सफेद स्कर्ट वाली लड़की थोड़ी देर बाद फिर खड़ी हुई, पैसे बैग में रखे, छाता उठाया और उसे आसमान की ओर घुमाया, फिर उसे अपने दाहिने कंधे पर रखा, तेजी से रास्ते से हट गई और आगे बढ़ गई। आवास क्षेत्र। कुछ दूर एक मिठाई की दुकान में वांग कियाओ, एक अजनबी गाओ बाइमेई और शेनताई के 3 समूहों के लोगों को सफेद स्कर्ट में लड़की से पूछताछ करने के बाद सुनने के बाद जू हुओ ने मॉल से खरीदे गए एंटी थेफ्ट मॉनिटर स्क्रीन को देखा। उपरोक्त बिंदु आवास क्षेत्र की गहराई तक बढ़ रहा है और अंत में भालू पंजा रेस्तरां में रुक गया। स्क्रीन पर अपनी उंगली टैप की, उसने चोरी रोधी उपकरण बंद कर दिया, चेकआउट किया और मिठाई की दुकान छोड़ दी, बाहर गया और सीधे बियक्लो रेस्तरां में चला गया। इस समय पहले से ही शाम हो चुकी थी, फेरी टेल सिटी बंद थी और पर्यटक रहने के लिए जगहों की तलाश करने लगे। हालांकि वहां भोजन करने वाले लोग विदेशियों को बेयर क्लॉ रेस्तरां की भयावहता के बारे में अथक रूप से बताते रहते हैं, फिर भी यहां कई पर्यटक ठहरते हैं। जू हुओ ने पंजीकरण करने के लिए वेटर का पीछा किया और 5वीं मंजिल पर गलियारे में आइटम बॉक्स में उसने उस छाते को देखा जो उसने सफेद स्कर्ट वाली लड़की को दिया था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अपना आरक्षित कमरा खोला। उनके अंदर आने के कुछ ही समय बाद ताओ चेंग गक्सिन एक बैकपैक लेकर बंद होने से पहले आखिरी कुछ मिनटों में बियर क्लॉ रेस्तरां में चले गए। आसमान में तेजी से अंधेरा छा गया और फेरी टेल सिटी धीरे धीरे वीरान और शांत हो गई। देर रात जब वेटर स्टोव में इधर उधर नहीं घूम रहे थे तो 5वीं मंजिल पर गलियारे में चरमराने की आवाज आई। आवाज जू हुओ के दरवाजे से गुजरी और नीचे चली गई। कुछ देर बाद नीचे से खाने की गंध आने लगी। क्या आधी रात को कोई रात्रिभोज है? एक मेहमान जो सोया नहीं था कमरे से बाहर चला गया और बड़बड़ाता हुआ नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद जू हुओ भी बाहर आई, सामने वाले कमरे पर नजर डाली और सीढ़ियों की ओर चली गई। जैसे ही वह चला गया, विपरीत कमरे का दरवाजा खुल गया और ताओ चेंग गक्सिन सावधानी से उसके पीछे चला गया। जियोन पाओ रेस्तरां की पहली और दूसरी मंजिल दोनों भोजन क्षेत्र हैं। रात में इन 2 मंजिलों पर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन जू हुओ की आंखों में रात को देखने की क्षमता विकसित हो गई है, इसलिए वह रेस्तरां में स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अभी अभी उसके दरवाजे से गुजरे मेहमानों को छोड़कर भोजन कक्ष में पहले से ही 6 लोग बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक ने एक मेज पर कब्जा कर लिया है। उनकी अभिव्यक्तियां थोड़ी खाली हैं, लेकिन उनके हाथ मेज पर लटके हुए हैं, जैसे कि वे कुछ चप्पू चला रहे हों। उसने मुड़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए दरवाजे की ओर देखा और पहली मंजिल पर रेस्तरां की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। पहली मंजिल पर भोजन कक्ष भी अंधेरे में था, लेकिन वहां एक कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति था जो जमीन पर लगे दागों को सख्ती से साफ कर रहा था। उसने अपनी हरकतों के दौरान न तो किसी चीज को छुआ और न ही कोई आवाज की। जैसे कि पीछे से नजर को महसूस करते हुए आकृति अचानक घूम गई। जू हुओ पहले दरवाजे के पास छिप गया, फिर तार पकड़ लिया और पहली मंजिल के शीर्ष पर उल्टा लटक गया। उसी समय एक रसोई का चाकू दरवाजे से बाहर उड़ गया और आधी दीवार में फंस गया। उसके सामने एक छाया दरवाजे से बाहर निकली, रसोई के चाकू के हैंडल पर कूद गई, उस पर बैठ गई और अपना सिर 180 घुमा लिया। अगल बगल से डिग्री। ये तो कठपुतली निकली। इसके अंग लकड़ी के बने होते हैं, जोड़ एक सफेद नर्म वस्तु से जुड़े होते हैं और जब यह मुड़ता है तो कोई रुकावट या आवाज नहीं होती है। आंखें और मुंह 2 मोतियों और लकड़ी के 2 टुकड़ों से बने हैं। सिर पर टोपी है, यद्यपि कुछ लकड़ी से कठोर है, परंतु मानवीय गतिविधियों का अनुकरण करते समय हाथ पैर नहीं टकराएंगे। कठपुतली के कान नहीं होते और कांच के मोतियों से बनी आंखें देखने का काम नहीं करती। अपना सिर 360 डिग्री पर घुमाने और लक्ष्य पाने में असफल रहने के बाद वह दीवार से कूद गया और रास्ते से रसोई का चाकू खींच लिया। जब वह रसोई का चाकू हाथ में टेढ़ा करके पहली मंजिल पर स्थित रेस्तरां में लौटने वाला था, तभी दूसरी मंजिल की घंटी ने अचानक खाना गुजरने की आवाज सुनी। कठपुतली ने अपना सिर पीछे कर लिया और उसके मुंह की 2 लकड़ी की बल्लियां क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए नीचे की ओर मुड़ गईं और पीछे की ओर दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। तभी ऊपर से पथराव और चीख पुकार की आवाजें आने लगी, लेकिन केवल 10 सेकंड में मेजों और कुर्सियों के जमीन पर गिरने की आवाज के साथ कटान अचानक बंद हो गई। अचानक विस्फोट हुआ और फिर अचानक बंद हो गया। जू हुओ बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। अचानक उसने अपना सिर उठाया जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हो, और एक लकड़ी के सिर से मिला जो चुपचाप दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के कोने पर दिखाई दिया। कठपुतली रेलिंग पर टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई है, उसका सिर उसके कंधों पर टिका हुआ है और उसकी दोनों आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।